हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 9.2 प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि 1 से लेकर 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांक को हम लिख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से आएंगे। तो देखिए, आपके पास आएंगे 1 प्लस, क्योंकि योगफल ज्ञात करना है। 1 के बाद विषम पूर्णांक आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर 9, इस तरीके से चलता रहेगा और अंत में आपको 2001 तक करना होगा। 2001 भी चूंकि एक विषम पूर्णांक है तो आपने 2001 भी यहाँ पर लिख दिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर सार्वंतर देखिए, 3 में से 1 घटाइए। सार्वंतर हमारे पास क्या होता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A5 माइनस A3, कुछ इस तरीके से होता है। तो आप चाहे 3 में से 1 घटा लो, चाहे 7 में से 5 घटा लो, चाहे 9 में से 5 घटाओ, 7 घटा लो, तो ये सब बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब सार्वंतर समान आ रहा है 2, इसलिए ये आपके पास समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी बन गई है। अब समांतर श्रेणी के पदों का योगफल आपको निकालना है। अब योगफल का यदि हम फॉर्मूला लिखें समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल आपके पास होता है Sn। S मतलब होता है सम, जिसे हम हिंदी में योगफल बोलते हैं। n मतलब n पदों का है और ये प्रथम n पदों का है, तो ये आ जाएगा n/2। ये आता है आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो ये फॉर्मूला आपके पास लगता है, या एक फॉर्मूला और होता है आपके पास Sn का, मतलब प्रथम n पदों का योगफल का, वो होता है n/2 और कोष्टक में a प्लस l। अब यहां पर समझ लेते हैं कि आखिर a, n, d और l ये सब आखिर क्या क्या है। तो देखिए, n तो आपको समझ में आ गया कि पदों की संख्या है, Sn पदों का योगफल है n पदों का। देखिए, ये जो a होता है वो आपके पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, और जो d होता है वो सार्वंतर होता है, और जो l होता है वो हमारे पास हम बोल सकते हैं अंतिम पद होता है, या अगर आप n पदों का योगफल निकाल लें मतलब nवां पद हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आप ये देखो कि हमें अंतिम पद मालूम है, मतलब l पता है, a पता है मतलब प्रथम पद। तो यहां पर मैं देखो लिख भी लेता हूं, a है आपके पास 1, l है आपके पास 2001, और सार्वंतर अर्थात d ये आपके पास देखो 2 आ गया। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पहला वाला या दूसरा वाला, आपको n की जरूरत तो पड़ेगी, अर्थात कितने पद हैं इसमें ये तो आपको पता करना ही पड़ेगा। तो अब ये भी नहीं कि आप गिन लें कि 1, 3, 5 ऐसे कितने पद हो गए ये। तो अब देखिए, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास nवें पद का एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। Tn मतलब nवां पद। तो अगर मैं यहां पर देखिए फॉर्मूला लगा दूं, तो Tn मतलब मैं nवां पद 2001 ही मान लेता हूं, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि ये आखिर कौन सा पद है। अगर मुझे ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा पद है, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने पद इसमें होंगे। तो देखिए, Tn हो गया 2001 बराबर a हो गया आपके पास 1 प्लस n तो आपको पता करना है, और d हो गया 2। तो 1 को पक्षांतर करो तो 2000 आ गया, 2001 में से 1 घटाया तो बराबर 2 गुणा n माइनस 1 आपके पास आ गया। तो 2 से अगर आपने इससे कैंसिल किया तो 1000 आ गया। तो इस तरीके से देखिए n का मान 1001 आ जाएगा, क्योंकि आप 1 को पक्षांतर कर देंगे इस वाले को बाद में। तो n 1001 आया, इसका मतलब ये 1001वां पद था, अर्थात इस समांतर श्रेणी में आपके पास 1001 पद हो चुके होंगे। तो अब देखो, अब आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, जैसे मैं मान लो पहला फॉर्मूला लगाता हूं Sn बराबर n/2, तो n की जगह 1001 आ गया, बटे 2, 2a तो 2 गुणा 1 मतलब 2, प्लस n की जगह 1001 माइनस 1 गुणा d का मान आपके पास 2 हो गया। तो देख रहे हैं आप कि यहां से 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, देखो यहां पर भी आ रहा है और इस पद में भी 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो ये आ जाएगा 1001 बटे 2 गुणा 2। अब देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस 1001 माइनस 1, और माइनस 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो 1001 का स्क्वायर आपके पास बना है यहां से। तो अगर आप 1001 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1002,001। तो इस तरीके से आपका ये योगफल आ गया। अब यहां पर बात आती है कि क्या अगर हम इस फॉर्मूले से लगाते तब भी हमारे पास बिल्कुल सही आएगा? तो हाँ, बिल्कुल सही आएगा। चलिए लगा के भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, अब मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से लगाता हूं, अर्थात Sn बराबर
n/2 मतलब 1001/2 a प्लस एल, ए है आपके पास 2, सॉरी 1 है, और एल जो है वो है आपके पास 2001 है अंतिम पद। तो ये आपके पास आ गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ गया 1001/2 गुणा, हल करने पर ये 2002 आ गया। अब 2002/2 ये जो लिखा हुआ है अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 1001 बार कट गया, तो 1001 का स्क्वायर आया, तो ये भी आपके पास यही आ जाएगा। तो आपने देखा हम दोनों मेथड से कर रहे हैं तो हमारे पास सेम आंसर ही आता है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सेम आंसर क्यों आ रहा है, तो इसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए सेम आंसर इसलिए आ रहा है आपके पास क्योंकि जो ये एल है, एल मतलब एनवा पद ही तो है, तो एल क्या होता है अपने पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आप एल की जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे यहां पर, तो देखिए आपके पास यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो या तो आप एल लगा दो अगर आपको अंतिम पद पता है, नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको दोनों बातें पता है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, आपका उत्तर हमेशा समान ही आएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। 1000 और 100 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हैं। तो देखो 5 के गुणज हम जानते हैं, 5 से यदि कोई संख्या विभाजित होगी तो हम बोल देंगे 5 का गुणज है, और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अंत में इकाई अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। तो अब एक बात पर आप गौर करो कि 100 से 1000 के मध्य में बोला गया है, मतलब इन दोनों अंकों को आपको इंक्लूड नहीं करना है, अर्थात इनका समावेश नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम अंक देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। तो देखो एक तो 105 आ गया, फिर 5 5 जोड़ते रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो 5 से विभाजित होगा। जैसे आप खुद सोचिए कि अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका मतलब हर अंक जो होगा वो 5 आगे ही होता है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हर अंक 3 जोड़कर बनता रहता है अगला अंक। तो इसी तरीके से आपके पास देखो अगला आएगा 115, फिर आएगा 120, और इसी तरीके से 1000 तो आपको इंक्लूड करना नहीं है, तो इससे एक 5 ले लो पहले, मतलब 995 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया, ये श्रेणी आ गई। अब इस श्रेणी में देखिए कि हम सारवंतर देख लेते हैं। सारवंतर मतलब दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, और उसमें भी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो 110 माइनस 105 करो तो वो 5 आया। इसको भी चेक करते हैं कि 115 में से उससे पहले वाला देखो क्या है हमारे पास, 110 घटाते हैं तो ये भी 5 आया। 120 में से 115 घटाकर देखते हैं तो देखिए ये भी आपके पास 5 ही आया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर कोई में सारवंतर आपके पास 5 ही आएगा। चूंकि ये सब बराबर आ रहे हैं इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब चूंकि ये आपके पास देखो समांतर श्रेणी बन गई, तो डी मैंने लिख दिया, अर्थात सारवंतर होता है 5, ए होता है प्रथम पद जो कि देखो 105 है आपके पास। फिर देखिए यहां पर आपको अंतिम पद पता है, या मैं बोल सकता हूं एनवा पद। अगर इस श्रेणी में मैं एन पद बोलूं तो ये एनवा पद हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं अंतिम पद है। तो एल बराबर 995 आ गया। अब आपको इन सभी का योगफल ज्ञात करना है, मतलब योगफल ज्ञात करना है अर्थात आपको सम ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल बोल सकते हैं, या 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहां पर तो मैं एक ही फॉर्मूले से आपको हल करके दिखाऊंगा, जबकि हमने पिछले वाले प्रश्न में दोनों से हल करके आपको दिखा दिया था। अब यदि आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे भी तो आपको n की जरूरत तो पड़ेगी, जबकि आपको a d l ये सब तो पता है। तो n की जरूरत के लिए आप जानते हो कि l बराबर हो गया a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब देखिए l मतलब अंतिम पद 995, मुझे यही तो देखना है कि कितने पद हैं 105 से लेकर 995 तक। तो मैंने अंतिम पद निकाल दिया और मैंने माना कि ये nवा पद है, तो ये आपके पास आ गया। a है 105 प्लस एन माइनस वन गुणा डी, और d का मान देखिए 5 है, सारवंतर आप देख सकते हैं 5 है अपने पास, तो ये हमने 5 लिख दिया। फिर आप देखेंगे यहां से 105 को हमने पक्षांतर किया तो 995 में से 105 घटाएंगे तो 890 बचेगा, बराबर n माइनस वन गुणा 5 आ गया। 5 से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 17 पंजे 85 और 178 आ गया। तो n का मान 179 आपके पास आ जाएगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि इस समांतर श्रेणी में कुल 179 मतलब 179 पद आपके पास आएंगे। अब जब n का मान आपके पास आ गया तो अब फॉर्मूले में आप वैल्यू लगा दीजिएगा। तो देखिए Sn मतलब इन सभी 179 पदों का योगफल। तो n की जगह 179/2 2a
देखिए 2a अपने पास हो जाएगा 2 गुणा a अर्थात 210 प्लस n की जगह आपको 179 लगाना होगा -1 और d का मान 5 हो गया आपके पास। तो यहां से अगर आप गौर करोगे तो देखिए अब हम कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है। तो 179 पदों का योगफल हमारे पास हो रहा है, तो 179/2 ये आ गया 210 प्लस देखो ये 178 आया, और अब आपको 178 गुणा 5 करना होगा। तो 178 गुणा यदि 5 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 9 और 890। अब फिर आप देखो कि यहां पर हम इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो 179/2 890 और 210 को यदि हम ऐड करेंगे तो 1100 आपके पास आ जाएगा। फिर देखिए 2 से अगर 1100 को कैंसिल करेंगे तो 550 आ जाएगा। तो बेसिकली 179 का गुणा 550 से आपको करना है। इनडायरेक्टली 550 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, ना ही 179 का याद होगा, लेकिन आप 55 का पहाड़ा याद कर सकते हैं और 55 का गुणा कर दीजिएगा, 0 अंत में लगा दीजिएगा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0, 5, 4, 8, 9। तो इस तरीके से आपके पास यही आपका उत्तर हो जाएगा। अर्थात 100 से लेकर 1000 तक के मध्य में जो भी संख्या 5 से विभाजित है उनका योगफल 98,450 आ जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है और प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो दर्शाइए कि जो 20वां पद है वो -112 हो जाएगा। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि आपको प्रथम पद दिया गया है, अर्थात a का मान आपको दिया गया है 2 के बराबर। फिर बोला गया प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो अगर यहां पर देखो हमें कोई पद तो दिया नहीं गया है केवल प्रथम पद के अलावा, तो अगर मैं एक व्यापक समांतर श्रेणी मानूंगा, क्योंकि समांतर श्रेणी पहले ही बता दिया गया था, तो देखिए वो किस तरीके से होती है। a कॉमा अगर उसका सारवंतर d है तो a प्लस डी। सारवंतर d का मतलब होता है d आप आगे जोड़ते जाएंगे तो आपके पास पद मिलता जाएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा अगला पद। इसमें d जोड़ देंगे तो अगला पद a प्लस 3d आ जाएगा। इसी तरीके से अगला पद a प्लस 4d हो जाएगा, a प्लस 5d आ जाएगा, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, और इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। तो यहां पर तो मैंने देखिए कुल 10 के करीब ही पद लिखे हैं, लेकिन आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं। अब आप देखो प्रश्नानुसार आपको बोला गया है कि जो ये प्रथम 5 पद है, प्रथम 5 पद देखिए आपके पास a से लेकर a प्लस 4d तक आएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ छात्र जल्दी से 1 प्लस 5d तक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद, और फिर आप इन सभी पदों का योगफल निकालोगे इन सभी का, तो ये अगले 5 पदों का योगफल हो गया। तो आपको बोला गया है कि इन पदों का योगफल इन पदों की योगफल का 1/4 है। तो अगर मैं इन 5 पदों का योगफल लिखूं तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा के कर दीजिएगा, नहीं तो आपको ये पता है कि आप इनको जोड़ तो सकते ही हैं। ए 5 बार a आ गया और d को जोड़ दो, d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d। तो इस तरीके से बाएं पक्ष में योगफल आ जाएगा और इनका योगफल आ जाएगा। लेकिन ये तो देखिए बहुत बेसिक तरीका हो गया, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं। देखिए हमारे पास n पदों का योगफल होता है, वो होता है n/2 a प्लस एल के बराबर, या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था कोष्टक में, तो कोई सा भी आप लगाइए। यहां पर मुझे l मतलब अंतिम पद पता है हर किसी श्रेणी में, तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगाऊंगा। n का मान है मतलब 5 पदों का योगफल निकालना है, तो देखिए इनका योगफल अभी हम निकालने हैं, तो ये आ जाएगा 5/2, n/2 हो गया कोष्टक में a प्लस एल। तो इस वाले श्रेणी के लिए प्रथम पद देखिए क्या है अपने पास, a प्रथम पद होता है a, तो a प्लस इन 5 पदों का योगफल निकालना हूं, तो देखो इसमें अंतिम पद क्या हो गया, a प्लस 4d, तो a प्लस एल करके आपने लगा दिया। अब देखो इन वाले पदों का योगफल निकालूंगा मैं, तो यहां पर भी 5 ही पद है, तो n/2 मतलब 5/2 कोष्टक में a प्लस एल है। अब लेकिन यहां पर a की जगह प्रथम पद देखिए इस श्रेणी का क्या है, a प्लस 5d है, तो आपने a प्लस 5d लगा दिया, और l मतलब इन 5 पदों में अंतिम पद कौन सा है, a प्लस 9d, तो आपने ये लगा दिया। और बोला गया था ये जो है वो इसका 1/4 है, तो हमने 1/4 कर दिया। अब यहां से अगर आप देखो थोड़ा इसको सरल करें मतलब गणना में, तो देखो 5/2 से 5/2 आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचा है 2a प्लस 4d बराबर
1/4 ये हो जाएगा 2a प्लस 14 डी के बराबर। तो यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस 2d, और 2 को हमने यहां से कॉमन ले लिया बराबर 2 को यहां से कॉमन लिया, और इस 4 को मैंने यदि मान लीजिए पक्षांतर कर दिया तो 4 यहां भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा a प्लस 7d। फिर देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, और ये बच जाएगा 4a प्लस 8d इक्वल टू a प्लस 7d, अर्थात ये आपके पास आ जाएगा 3a प्लस d इक्वल टू 0। 3a प्लस डी इक्वल टू 0 आ गया, ये मान लीजिएगा पहली समीकरण हमने लिख दिया। अब आपको बोला गया था कि 20वां पद आपको सिद्ध करना है, तो 20वां पद मतलब एक तरीके से nवां पद अगर व्यापक पद कोई हो गया, और वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n की जगह 20 लगाओगे तो 20वां पद आ जाएगा, अर्थात t 20 आ जाएगा। तो आपके n तो पता लग गया 20 है, a भी आपको देखो प्रश्न में दिया गया, कैसे भी d पता करना होगा, अर्थात सारवंतर। तो अगर हम प्रथम समीकरण को ध्यान में रखें तो उसमें 3a प्लस डी 0 आया है आपके पास, 3a प्लस डी 0 आया, और a आपको देखो पहले से ही पता है जो कि 2 है, तो इसलिए देखिए आपके पास हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस डी बराबर 0, अर्थात d का मान -6 आ जाएगा। तो d का मान आपके पास आ गया। अब यहां से हम 20वां पद निकाल सकते हैं, अर्थात t 20। कुछ छात्र इसको a 20 करके भी बोल सकते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा a प्लस n की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो देखिए a का मान है आपके पास 2, प्लस ये आ जाएगा 19, और d का मान है -6, तो 2 माइनस 114 आ गया, और 2 माइनस 114 आपके पास -112 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 20वां पद -112 आ जाएगा, और यही आपसे सिद्ध करने को भी बोला गया था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। देखिए समांतर श्रेणी -6, -11/2, -5, इसके कितने पदों का योगफल -25 आपके पास होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी पहले ही नाम दे दिया गया है, तो अब हमने ये समझ में आ गया कि इनका सारवंतर हर किसी का समान ही आ रहा होगा। तो पहले तो मैं पद ही लिख देता हूं, ये आपके पास कुछ इस तरीके से पद आ रहे होंगे। अब सारवंतर निकाल लेते हैं। तो सारवंतर में अब ये नहीं कि बार बार हम हर किसी को चेक करेंगे कि a3 माइनस a2 किया, a2 माइनस a1 किया कि क्या ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको बोल ही दिया गया समांतर श्रेणी है, तो मतलब वो बराबर ही आएंगे। तो अब देखो आपको पहला पद पता लग गया -6, पहला पद या तो a बोलते हैं या a1 भी बोल सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। a2 मतलब दूसरा पद देखिए वो आ जाएगा -11/2, और a3 आ जाएगा -5, अर्थात तीसरा पद। फिर आप ये देखो कि आपको यहां पर जो सारवंतर निकालना होता है, अर्थात डी, वो या तो a2 में से a1 को घटाओ या a3 में से a2 को घटाओ, ऐसे करके निकालना होता है। तो मैं a2 में से a1 को घटा देता हूं, a2 माइनस a1 हमने किया, तो a2 है हमारे पास -11/2, माइनस a1 है -6, तो ये हो गया -11/2 प्लस 6, तो d का मान आपके पास 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास देखो अब d आ गया, a आपको पता ही है। अब बोला गया है कितने पदों का योगफल -25 है, तो योगफल की जब भी बात आए Sn आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि Sn बराबर फॉर्मूला है n/2। देखो यहां पर आपको अंतिम पद आपको पता ही नहीं है, तो आप L वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर आप देखो आपको बेसिकली n ही तो पता करना है कि कितने पदों का योगफल है, ये n पता करना है, Sn हमको पता है, हमने माना है कि n पदों का योगफल है -25, Sn बराबर -25 हमने लिख दिया, मतलब n पदों का योगफल है। n हमें पता करना है, a और d हमें पता लग ही चुके हैं, a -6 और d 1/2। तो देखिए -25 बराबर n की जगह पता नहीं है, तो हमें n/2 ही लिखा, 2 इंटू a मतलब -12 प्लस n-1, और d का मान 1/2 आ गया आपके पास। तो यहां से अब देखिए मैं क्या करता हूं, अभी इस 2 को पक्षांतर करता हूं, तो ये अभी भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, मतलब -50 बराबर n। देखो ये 2 यहां पर है, लासपा लूंगा तो 2 यहां पर आ गया पूरे में, ये आ गया -24 प्लस n-1। फिर देखिए इस 2 को हमने दोबारा पक्षांतर किया तो ये -100 हो जाएगा बराबर n। देखिए ये आ जाएगा n-25 आपके पास। फिर यदि आप देखो थोड़ा इसको सरल करो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -25n, और -100 को अब हमने पक्षांतर कर दिया तो +100 बराबर 0। फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास
एक द्विघात समीकरण बनाए n में और आपको n की वैल्यू पता करनी है, तो बेसिकली आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए आपने बहुत सारे तरीके पढ़े ही हैं द्विघात समीकरण के लिए। या तो आप फॉर्मूला लगाइए सीधाचार्य वाला, या आप गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं, या इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर तो गुणनखंड विधि से आसानी से हो रहा है। देखिए हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 बराबर 0। तो n कॉमन लिया इन दोनों में से, तो n माइनस 20 बचा, माइनस इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन लिया तभी तो n माइनस 20 आएगा। तो आपके पास फैक्टर हो गए, अर्थात गुणनखंड n माइनस 20 n माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 0 आया है, अर्थात या तो ये वाला गुणनखंड 0 होगा या ये वाला पद 0 होगा, अर्थात n बराबर 20 हो जाएगा या n बराबर 5 हो जाएगा। तो यही आपके पास दोनों उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि या तो इस श्रेणी के आप 20 पद ले लीजिएगा या 5 पद ले लीजिएगा, आपके पास सदैव जो योगफल है वो -25 ही आएगा। तो यहां पर आपके पास दो आंसर सही हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये प्रश्न तो यहां तक खत्म हो गया, बस मैं आपको एक्स्ट्रा अलग बता रहा हूं। कभी कभी क्या होगा कि हो सकता है अगर आपके पास n की द्विघात समीकरण बनी और n के आपके पास दो मान आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। एक मान लीजिएगा -2 आया है और एक मान आपके पास आया है n का मान 5। तो -2 यहां पर अब आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कभी पदों की संख्या आपके पास ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए अब आपको इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तब वहां पर आपके पास एक ही उत्तर हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर तो आपने देखा जो 20 और 5 थे, तो ये तो संभावित बिल्कुल सही हो सकते थे, बिल्कुल वैध है, क्योंकि पदों की संख्या 20 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो इस तरीके से अभी यहां पर आपके पास दोनों उत्तर आ चुके हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 pq प्लस 1 होगा, जहां पर ध्यान रखना है कि p और q बराबर नहीं है। तो अब ये देखो आपके पास पीवां पद और क्यूवां पद दिया गया है, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारवंतर आपके पास d है, ये हमने पहले से ही मान लिया। अब ये देखो कि आपके पास पीवां पद दिया गया है, मतलब एक व्यापक पद में अगर आप n का मान p रख दोगे तो पीवां पद हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला आपके पास होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn होता है nवां पद का मान, n होता है कौन सा पद, और d सारवंतर और a प्रथम पद है आपके पास। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला आपके पास होता है कोई भी nवें पद के लिए, आपको पीवा पद दिया है मतलब n की जगह आप p लगा दोगे, तो TP दिया है बेसिकली आपको, पीवा पद 1/q और TQ अर्थात क्यूवा पद देखो ये 1/p आपको दिया हुआ है। तो यहां पर अगर मैं n की जगह p लगा दूं तो देखिए ये आ जाएगा TP बराबर a प्लस p माइनस 1 गुणा d के बराबर। तो यहां पर देखो TP है आपके पास 1/q, तो अभी हम लिख देते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। देखा ये मैंने बाएं पक्ष में लिख दिया और TP का मान 1/q कर दिया, तो इस तरीके तो हम लिख ही सकते हैं। ये पहला समीकरण हो गया। अब आप क्या करिए कि दूसरा समीकरण जो है, मतलब ये दूसरा समीकरण जो हमें बनाना है उसमें n की जगह q लगा देते हैं। तो अब मैं यहां लिख देता हूं a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, देखो यही आएगा दाएं पक्ष तो, और टी क्यू बन जाएगा और जो कि 1/p के बराबर है, तो आपने 1/p लिख दिया। ये आपके पास दूसरा समीकरण आ चुका है। तो यहां पर आप ये देखो कि आपको pq पदों का योगफल पूछा है, मतलब Sn आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इसके बराबर होता है। तो देखो ये a और d तो आपने अपनी तरफ से माने, एक्चुअल में तो प्रश्न में कहीं दिए नहीं थे, तो आपको इनका मान निकालना ही होगा। देखते हैं फिर n क्या हो सकता है। तो देखो n है pq पदों का योगफल, मतलब n का मान pq ही हो जाएगा, तो बेसिकली आपको a और d चाहिए होगा। तो मैं इनको हल करने के लिए a और d निकालने के लिए देखिए इन दोनों समीकरणों को घटा देता हूं। तो घटाएंगे तो देखिए ये माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस आ गया, तो आ जाएगा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 और d बाहर आ गया कोष्टक के, बराबर 1/q माइनस 1/p। तो अगर आप देखेंगे ढंग से गौर से तो -1 और देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया p माइनस क्यू इंटू डी बराबर p माइनस क्यू बटे पी क्यू। देखिए ये आ जाएगा सॉल्व करने पर इसे, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू आपके पास ये कैंसिल हो गया,
तो आपके पास d का मान अर्थात सारवंतर आ गया 1/pq। d का मान आपके पास 1/pq आ गया। अब आप a का मान निकाल लो, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 या 2 में। तो देखिए समीकरण 1 से यदि हम हल करें तो a प्लस p माइनस 1 d का मान 1/pq बराबर 1/q आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो 1/pq जो है हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो a प्लस p/pq आया माइनस 1/pq बराबर 1/q आपके पास आ गया। देखिए p से p आपके पास कैंसिल हो गया, तो अब देखो यहां से आपके पास बचा a प्लस 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q। 1/q से 1/q हमने कैंसिल कर दिया यहां से, तो आप देखोगे कि a का मान अब आपके पास 1/pq ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने a का मान निकाल लिया 1/pq और d का मान भी आपने निकाल लिया था। अब आपको निकालना है pq पदों का योगफल, अर्थात n की जगह pq लगा देना है इस फॉर्मूले में, जो योगफल वाला फॉर्मूला है। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। तो बेसिकली आपको spq निकालना है, मतलब n की जगह pq। तो देखिए ये आपके पास आ गया, n की जगह pq लगाएंगे, pq/2 2 इंटू a, और देखो a का मान है 1/pq, तो ये आपके पास आ गया 2/pq प्लस n की जगह pq लगाया माइनस 1 इंटू d, और d का मान 1/pq आपके पास आ गया। फिर आप देखो यहां से हल करने पर pq/2, देखो ये 2/pq आया, मैं 1/pq का गुणा कर रहा हूं तो ये आ गया pq/pq माइनस 1/pq। तो अभी आप गौर करोगे तो pq यहां पर देखो हर में आ रहा है, हर किसी में, तो pq में कॉमन ले सकता हूं हर में से, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। आपके पास बचेगा देखो 2 और माइनस 1, मतलब 1 बचा प्लस pq बचा, तो pq से pq ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से देखो pq पदों का योगफल अर्थात spq आपके पास आ गया pq प्लस 1, ये देखो कोष्टक में है, बटे 2। तो इस तरीके से आपके पास यही pq पदों का योगफल आ जाएगा, और यही आपको सिद्ध करने के लिए भी बोला गया था। अब देखो इसमें आपको बोला गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी आपको दी हुई है 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको बोला गया कुछ पदों का योगफल है, मतलब आपको पदों की संख्या नहीं पता लेकिन योगफल पता है 116 है। तो माना पदों की संख्या आपके पास n है, तो मैंने पदों की संख्या देखो n मान ली। अब यहां से आपको देखो ये बोल दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी है, मतलब आपको सारवंतर तुरंत मिल जाएगा। सारवंतर देखिए कैसे आएगा, 22 माइनस 25 कर दो या 19 माइनस 22 कर दो, सब बराबर ही आएंगे क्योंकि समांतर श्रेणी पहले ही बोल दिया गया। इस बात का ध्यान रखना है कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है, अर्थात 22 में से 25 घटाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हमेशा। डी का मान आ गया। अब देखो ए मतलब प्रथम पद यदि की बात करूं तो ये 25 आ जाएगा, आप देख सकते हो ये है। एस एन, देखो पदों की संख्या अगर आपने एन मानी है तो एन पदों का योगफल ही तो 116 हुआ, अर्थात एस एन हो गया 116 आपके पास। देखिए फॉर्मूला है आपके पास एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इसके बराबर है एस एन का मान। अब एस एन का मान आप 116 यहां पर लगा दीजिएगा, तो देखो 116 बराबर एन आपके पास आ जाएगा। अभी तो एन ऐसे ही रहेगा लेकिन जब सरल करोगे तो देखो 2 इंटू ए का मान 25 है तो 2 का गुणा किया तो 50 आ गया, प्लस एन माइनस 1, डी का मान है आपके पास -3। तो अगर आप देखोगे यहां से आपके पास ये हो जाएगा, देखो 2 का पक्षांतर किया तो 116 गुणा 2 232 आ गया बराबर एन। देखिए यहां आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 3n प्लस 3, फिर देखिए 232 बराबर, देखो 50 और 3 53 हुआ, तो 53n माइनस 3n स्क्वायर ये आपके पास बन गया। तो अगर आप गौर करोगे तो ये आपके पास आ गया 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 बराबर 0। तो यहां पर या तो इसको आप सीधाचार विधि से हल करिए, अगर आपको गुणनखंड तुरंत पता लग रहे हैं तो गुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे इसको हल कर पाए। तो देखिए मैं यहां इसको आसानी से हल कर सकता हूं जो कि मेरे पास सीधाचार्य मेथड है। तो देखिए n बराबर माइनस बी अर्थात 53 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अर्थात 53 का स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो देखिए आ जाएगा 9 0 और 28 तो 9 माइनस 4 गुणा ए गुणा सी, तो 4 गुणा 232 यदि मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 928 गुणा 3 यदि करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 2700
84 ये आ गया बटे 2a, तो 2 इंटू ए मतलब 3 हो गया, तो 2 गुणा 3 मैं लिख भी देता हूं यहां पर। तो देखिए n का मान आपके पास आ जाएगा 53 प्लस माइनस, देखो 28 से 9 में से 27 से 84 घटाएंगे तो 25 बचा, और फिर आपको यहां पर वर्गमूल भी तो लेना होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 आ गया बटे 6 आ गया। तो इस तरीके से देखिए n का मान आपके पास एक आ जाएगा 53 प्लस 5 बटे 6, या n का मान अब आपके पास आ जाएगा 53 माइनस 5 बटे 6। यहां से आपने हल किया तो n का मान देखो 58 बटे 6 आया, और यहां से आपने हल किया तो n का मान आपके पास 48 बटे 6 अर्थात 8 आया। तो n तो पदों की संख्या है, तो कभी भी सोचिए पदों की संख्या आपके पास कभी भी दशमलव अर्थात भिन्न में तो हो नहीं सकती, तो ये आपके पास असंभव है कभी भी, अर्थात आप इसको गणना में लेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर 8, ये आपके पास बिल्कुल सही है, अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि आपके पास 8 पद आएंगे, n का मान 8 होगा तब आपके पास इनका योगफल 16 आएगा। तो आपसे अंतिम पद निकालने को बोला गया है, मतलब nवां पद निकालने को बोला गया है। तो देखिए tn अब हम निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn मतलब 8वां पद एक तरीके से हम निकालेंगे क्योंकि n का मान 8 आया है। तो देखो a की वैल्यू 25 है आपके पास, तो आपने यहां पर देखो 25 लिख दिया, प्लस n का मान 8 माइनस 1 और d का मान माइनस 3 आपके पास हो गया। तो अब देखो आपके पास आ गया 25 प्लस ये देखो 7 आ गया, और 7 का गुणा माइनस 3 से करोगे तो ये माइनस 21 हो गया, तो 25 माइनस 21 आपके पास 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 8वां पद आपके पास 4 आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं ये हमारे पास इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। तो आपको यहां पर बोला गया है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है जिसका केवां पद आपको 5k प्लस 1 दिया हुआ है। तो देखिए आपके पास ये है n पदों का योगफल और केवां पद आपको 5k प्लस 1 दिया गया है। तो जैसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं tk बराबर 5k प्लस 1, क्योंकि आप देखो केवां पद है तो इसी तरीके से tk लिखा और वो 5k प्लस 1 दिया गया है। इसका मतलब एक तरीके से आपको व्यापक पद दे दिया गया। अब यदि मैं पहला पद निकालना चाहूं तो मैं k की जगह 1 रख दूंगा, तो मैं अगर k का मान 1 रखूं तो t1 मतलब पहला पद आ जाएगा जिसको मैं a भी बोलता हूं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 1 अर्थात 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अगर मैं k की जगह 2 रख दूं तो मेरे पास दूसरा पद अर्थात जिसको मैं a2 बोलता हूं, तो वो आ जाएगा 5 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 11। इसी तरीके से t3 निकालूं तो ये आ जाएगा a3 मतलब तीसरा पद 5 गुणा 3 प्लस 1 अर्थात 16। तो इसी तरीके से बाकी पद आप निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो, लेकिन यहां पर आप ये ध्यान रखो आपको बोला गया समांतर श्रेणी है आपके पास, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि a बराबर अर्थात प्रथम पद आपके पास 6 हो गया, और सारवंतर यदि आप निकालोगे तो देखो a2 माइनस a1 कर दो या a3 माइनस a2 कर दो, तो ये आपके पास 11 में से 6 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, तो d भी आ गया अर्थात सारवंतर भी आ गया। अब आपको बोला गया है n पदों का योगफल देखिए आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहां पर आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है अर्थात n की जगह n ही लगाना है, तो एस एन बराबर n बाई 2 गुणा a का मान है 6 तो ये 12 हो गया, प्लस n माइनस 1 और d का मान 5 लगा दोगे अब आप, तो अभी आपके पास आ जाएगा ये n बाई 2, देखिए 12 प्लस 5n माइनस 5 अर्थात 7 प्लस 5n, और यही आपके पास उत्तर हो जाएगा। अब आप चाहते हैं n बाई 2 का अंदर कोष्टक में मल्टीप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी रहने दे सकते हैं, आपको पूरे अंक ही मिलेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल pn प्लस qn स्क्वायर है जहां p तथा q अचर हैं तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखो कि हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है अर्थात Sn दिया है pn प्लस qn स्क्वायर। फिर आप ये देखिए कि n पदों का योगफल अब आपके पास आ गया। अगर मेरे से सार्वंतर पूछा गया है तो मैं देखिए सार्वंतर तो ये जानता हूं कि tn
मतलब nवें पद में से उससे पहले वाला पद यदि मैं घटा देता हूं तो मेरे पास सार्वंतर मिल जाता है, लेकिन यहां पर tn ना होकर sn दिया गया है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं यहां पर अगर s1 निकालूं, s1 मतलब n की जगह 1 रख दूं, तो देखो n की जगह 1 रखने पर p प्लस q आ जाएगा, क्योंकि n की जगह 1 रखा तो ये 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, तो s1 आ गया p प्लस q। s1 को यदि मैं समझूंगा अपनी भाषा में तो मैं यही बोलूंगा कि पहले पद का योगफल। अब बोलने में तो ये पहले पद का योगफल है, लेकिन आप खुद सोचिए पहले पद का योगफल मतलब पहला पद खुद ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पहला पद आ गया p प्लस क्यू, ये आ गया। चलिए अब देखते हैं n की जगह 2 लगा देते हैं, तो n की जगह हम 2 लगाएंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस 4q, और s2 इसका मतलब हो गया प्रथम दो पदों का योगफल, s2 मतलब दो पदों का योगफल। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहला पद अगर a1 है और दूसरा पद a2 है, तो आपके पास s2 जो हुआ वो a1 प्लस a2 हो गया, क्योंकि प्रथम दो पदों का योगफल मतलब यही आएगा। तो देखिए आपके पास यहां से हो जाएगा 2p प्लस 4q, तो a1 प्लस a2 आपके पास आ गया 2p प्लस 4q, और a बराबर आ गया p प्लस q, a मतलब a1 पहला पद। तो यहां से मैं a2 निकाल सकता हूं आसानी से। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि a1 का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देता हूं, तो देखिए आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से यह आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस a2 बराबर 2p प्लस 4q। तो देखिए a2 बराबर मैं इधर p प्लस क्यू जो लिखा हुआ है इधर पक्षांतर करता हूं तो 2p माइनस p हो जाएगा अर्थात p, 4q माइनस q हो जाएगा अर्थात 3q। तो इस तरीके से a2 आपके पास आ जाएगा, इसको मैं समीकरण संख्या 3 बोल देता हूं। अब देखिए आपके पास a1 आ गया, a2 भी आ गया, तो अब देखिए सार्वंतर निकालना काफी आसान हो जाएगा। सार्वंतर अर्थात स्मॉल d, वो देखिए आपके पास हो जाएगा a2 माइनस a1 के बराबर। तो a2 है आपके पास p प्लस 3q माइनस a1 देखिए आपने निकाला है p प्लस क्यू के बराबर, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे, तो अभी देखिए जो d है वो आ जाएगा 2q के बराबर। तो इस तरीके से आपके पास सार्वंतर आ चुका है। अब यहां पर एक तरीका और है आपके पास कि उस तरीके से आप कैसे इसको हल कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास मेथड 1 हो गया, अब हम मेथड 2 पर आएंगे, तो मैं लिख भी देता हूं मेथड 1। मेथड 2 पर आते हैं, तो मेथड 2 पर देखिए क्या हम कैसे करेंगे। आपको n पदों का योगफल दिया है Sn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि सार्वंतर का मतलब होता है कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना, अर्थात nवें पद में से उससे पहले मतलब n माइनस 1वां पद घटा देना। लेकिन यहां पर आपको Sn दिया है, मतलब n पदों का योगफल दिया है, अगर Tn होता तो आप बहुत आसानी से कर लेते। फिर आप देखिए Sn से Tn में बदलने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि Tn बराबर आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे आता है, और वैसे तो हमें इसको कंटस्थ रखना है, लेकिन एक बार हम केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए Sn इसका मतलब है n पदों का योगफल, अर्थात पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद से लेकर n माइनस 1वां पद भी आएगा और nवां पद भी आएगा, तो इन्हीं पदों का योगफल होगा Sn। अगर मैं Sn माइनस 1 कर दूं तो वो क्या होगा, n माइनस 1 पदों का योगफल, अर्थात T1 मतलब पहला पद प्लस दूसरे पद प्लस तीसरा पद से लेकर मैं Tn माइनस 1 तक जाऊंगा। ऐसे ही करेंगे। अब मैं क्या करता हूं Sn में से Sn माइनस 1 घटा देता हूं, तो देखिए घटाने पर कुछ इस तरीके से साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखो T1 से T1 कैंसिल हो गया, T2 से T2, T3 से T3 और Tn माइनस 1 से Tn माइनस 1, और ये बीच के पद भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए आपके पास यहां से बचेगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ये देखो, और दाएं पक्ष में केवल Tn आपके पास बचा है, तो आप देख रहे हैं Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 आपके पास यहां से आ चुका है। तो इस तरीके से हमने आपको फॉर्मूला बताया था और इसका एक तरीके से प्रूफ बता दिया। तो अभी मेरी सबसे पहला कोशिश रहेगी कि Tn निकाल लूं, तो Tn आएगा Sn मतलब Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, मतलब n की जगह अब आप n माइनस 1 लगा दोगे तो Sn माइनस 1 आ जाएगा यहां से, तो ये आ जाएगा Pn माइनस 1, यहां पर मैं मझला कोष्ठक लगा देता हूं, और ये आ जाएगा Q
n की जगह n-1 लगाया तो n-1 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास। तो यहां से अब आप देखो tn बराबर ये हो जाएगा pn प्लस qn स्क्वायर माइनस pn। देखो ये माइनस p बनेगा, लेकिन माइनस को अगर मैं ओपन करूं तो ये प्लस p हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस qn स्क्वायर माइनस q प्लस 2qn के बराबर। फिर आप गौर करेंगे तो पाएंगे, देखो pn से ये pn कैंसिल हो जाएगा और qn स्क्वायर से ये qn स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो tn आपके पास आ गया p माइनस q प्लस 2qn के बराबर। अब tn आपके पास आ गया, तो देखिए मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि d क्या होता है, tn-1 बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए अब सारवंतर यदि निकालना है तो tn-1 ये फॉर्मूला आप यूज कर देंगे। तो अब देखो tn सबसे पहले हम लिख लेते हैं, tn है आपके पास p माइनस q प्लस 2qn, तो आपने ये लिख दिया। अब tn-1 निकालना है, अर्थात n की जगह n-1 रख दो। तो देखो यहां पर रखेंगे n की जगह n-1, तो tn-1 आ जाएगा p माइनस q प्लस 2q, n की जगह n-1 हमने यहां से रख दिया है। अब देखिए d बराबर ये आपके पास हो जाएगा p माइनस q प्लस 2qn माइनस p प्लस q माइनस 2qn और ये प्लस 2q हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का मैंने इसका ध्यान रखा है, ये साइन चेंज हो जाता है। फिर आप गौर करेंगे तो पाएंगे, देखो p से ये माइनस p कैंसिल हो गया, प्लस q और माइनस q कैंसिल हो गया, 2qn और माइनस 2qn यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा d अर्थात सारवंतर 2q के बराबर। तो आपने देखो दूसरे मेथड से निकाला तब भी आपके पास सारवंतर समान ही आएगा, क्योंकि हमने मेथड बिल्कुल सही यूज किया है। तो आप कोई सा भी मेथड अपने प्रश्न में यूज कर सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके पास सही होंगे। अब देखिए हम यहां पर प्रश्न संख्या 9 को पढ़ लेते हैं। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात आपको दिया हुआ है 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6, तो उनके 18वें पदों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर आपके पास दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है चाहे कुछ भी हो लेकिन आप तो उनके जनरल पद कुछ अलग अलग ही होंगे, अर्थात दो समांतर श्रेणियां यदि हैं तो उनके पहले पद भी अलग अलग मानोगे और उनके सारवंतर भी आप अलग अलग मानोगे। तो जैसे मान लीजिएगा पहली वाली समांतर श्रेणी जो है उसका आपने प्रथम पद मान लिया a1 तथा सारवंतर मान लिया d1। देखिए ये ही दो बातें अगर किसी समांतर श्रेणी में आपको पता हो, पहला पद और सारवंतर, तो आप सब कुछ उसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसके लिए हम पहला पद a2 मान लेते हैं और सारवंतर d2 मान लेते हैं। अब हमने देखिए क्या किया कि पहली वाली श्रेणी के भी n पदों का योगफल है और दूसरी वाली श्रेणी के लिए भी n पदों का योगफल है, तो बेसिकली ये n जो है वो दोनों में आपके पास उभयनिष्ठ आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n पदों का योगफल पहली वाली श्रेणी के लिए बटे n पदों का योगफल दूसरी वाली श्रेणी के लिए, और ये आपको देखिए दिया हुआ है 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। इतना हमको समझ में आ जाता है। अब देखिए हम यहां पर फॉर्मूले लगाएंगे, तो Sn मतलब n पदों का योगफल का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 यह आ जाएगा 2a1, क्योंकि देखिए पहली वाली श्रेणी के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहला पद 2a1 प्लस n तो सेम ही रहेगा n-1 d1 ये आ गया, बटे देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा n/2 कोष्टक में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर। अब देखिए यहां पर आपके पास जैसा चल रहा है वैसे ही हम लिख देंगे 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। अब यहां से यदि आप गौर करेंगे तो देखो n/2 अंश में भी है और n/2 हर में भी है, तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए आपके पास ये बच गया 2a1 प्लस n-1 d1 बचा, बटे हर में देखिए 2a2 प्लस n-1 d2 आपके पास बचा, और दाईं तरफ आपके पास है अंश में 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना था, हमें 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना था। तो अभी 18 को तो आप साइड में हटाइए, आपको यह सोचना है कि कैसे भी पदों का अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको समझें। तो देखिए हमको यह पता है कि कोई भी nवां पद यदि किसी समांतर श्रेणी का हम लिखें तो वो आता है a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर, अर्थात a का जो गुणांक होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। देख सकते हैं आप a का गुणांक 1 आ रहा है,
तो अब मैं यहां पर कैसे भी a का गुणांक 1 बनाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे अंश में भी 2 से भाग करना पड़ेगा और हर में भी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 2 बेसिकली मैं कॉमन ले ले रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा a1 प्लस n-1/2 d1 बटे, देखो हर में भी मैं 2 कॉमन ले रहा हूं प्रत्येक पद में से, तो ये आ जाएगा a2 प्लस n-1/2 d2 बराबर 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। ये आ गया आपके पास। अब देखिए हम क्या करते हैं, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। अब ये आपके पास कुछ इस तरीके का पद दिखाई दे गया, तुरंत समझ सकते हैं। अब ये किसी को छात्र को संदेह हो सकता है कि यहां तो n-1 है, जबकि हमने देखा यहां पर आप देखो n-1/2 है, तो इससे हमको नहीं घबराना है। हमको केवल एक बात ये ध्यान रखनी थी कि a का गुणांक कैसे भी 1 होना चाहिए, तो a का गुणांक हम 1 लेके आएंगे। n-1 ये तो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। अब सोचिए हमें 18वां पद यदि निकालना है, तो n-1 आपके पास देखिए कितना होना चाहिए, 18-1 मतलब 17 होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाएंगे कि 18वां पद आएगा आपके पास t18 में। तो यहां से हम क्या करते हैं, d का जो गुणांक है उसको हम 17 बनाएंगे कैसे भी कैसे। तो मैं क्या करता हूं, n-1/2 इसको देखो 17 कर देता हूं। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 बराबर 34, अर्थात मेरे पास n का मान 35 आ जाएगा यहां से। अब मैं क्या करूंगा कि n का मान जो 35 आया है बस इसकी जगह मैं लग दूंगा। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, a1 प्लस, अब यहां पर अगर आप वैल्यू लगा के देखना चाहते हो n की वैल्यू 35 लगा के, तो लगा सकते हैं, नहीं तो हमें कितना पता है कि कितना आएगा, ये तो हमने 17 बनाया ही था, तो ये 17d आएगा बटे हर में आएगा a2 प्लस 17d2 बराबर n की जगह 35 तो मैं यहां पर भी लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 35 प्लस 4 बटे, देखिए ये आ जाएगा 9 गुणा 35 प्लस 6। तो अब यहां पर आप ये देखो a1 प्लस 17d1 क्या हो गया होगा अपने पास, पहली वाली श्रेणी का 18वां पद हो चुका होगा ये वाला। तो अब आप यहां पर लिख दोगे t18 लेकिन पहली श्रेणी का, तो t18 1 ऐसे करके मैंने लिख दिया बटे, ये देखो अपने पास क्या हो जाएगा, t18 2 बराबर 5 गुणा 35 करेंगे तो 175 आ गया, प्लस 4 करेंगे तो 179 आ जाएगा बटे 9 गुणा यदि हम 35 करेंगे, तो देखिए मैं यहां पर साइड में कर देता हूं 9 गुणा 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये 315 आ गया, और 6 यदि इसमें जोड़ दूं तो 315 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो आपके पास 321 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 18वें पदों का अनुपात दोनों श्रेणी के आ गया है, जो कि 179 बटे 321 के बराबर आया है। तो ऐसे सवालों में हमको यह ध्यान रखना है कि कैसे भी हम उनको पदों के रूप में लेके आएंगे, मतलब a का गुणांक 1 बनाएंगे और जो भी d का गुणांक होगा उसको हम चेंज कर देंगे जितना हमारे पास होना चाहिए, तो वहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी और हम वैल्यू लगाकर अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो आपको प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो समांतर श्रेणी की केवल आपको इतना बताया गया है कि p पदों का योग और q पदों का योगफल बराबर है, तो आपको p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब आपको समांतर श्रेणी का कोई भी पहला पद नहीं पता अभी तक, ना ही कोई सार्वंतर पता है, तो ये तो आपको अपनी तरफ से मानना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो आपके पास a है तथा सार्वंतर आपने d मान लिया। अब यहां पर आप ये देखो प्रथम पद और सार्वंतर के बाद अब हम क्या करेंगे कि प्रथम p पदों का योगफल आप जानते हैं, n पदों का योगफल को हम sn से दर्शाते हैं, तो p पदों के योगफल को हम sp से दर्शाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, sp बराबर प्रथम q पदों का योगफल sq हो जाएगा। ये हमने प्रश्नानुसार लिख दिया जैसा प्रश्न में दिया हुआ था। तो अभी देखो sp हम क्या लिखेंगे, जहां जहां n होता था फॉर्मूले में, देखिए sn का यदि हम फॉर्मूला लिखें तो वो आपके पास आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर, ये आता था। अब मेरे को sp लिखना है, मतलब n की जगह मैं p लगा दूंगा, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी बराबर sq, मतलब q पदों का योगफल है तो q/2 2a प्लस यहां पर q-1 इंटू डी आ जाएगा। आप देख भी सकते हो आपके पास
एक ही समांतर श्रेणी दी हुई है कि एक समांतर श्रेणी के दिए हुए हैं, इसलिए ए और डी दोनों के लिए सेम रखा हमने, क्योंकि पहला पद तो उस श्रेणी के लिए सेम ही रहेगा हर केस में। तो आप देख रहे हैं 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपके पास। अब यदि हम यहां पर देखिए p का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 2ab प्लस पी स्क्वायर माइनस पी गुणा डी बराबर, देखो ये आ जाएगा 2aq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू गुणा डी के बराबर। तो अभी हम क्या करते हैं कि 2aq को हमने पक्षांतर किया और इधर हमने पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, ये वाले पद को इधर पक्षांतर कर दिया। तो देखो ये आ गया 2a कोष्टक में p माइनस क्यू और देखो इधर d। अब देखिए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ये तो चल ही रहा था, अब मैंने इसको पक्षांतर किया तो ये आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस का p हो जाएगा। फिर यदि आप देखो गौर करो तो यहां से 2a तो चल ही रहा है, ये आ गया p माइनस क्यू बराबर d। अगर मैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को एक साथ ले लूं तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी, और माइनस क्यू प्लस पी को मैं एक साथ ले लूं तो ये डी और ये पी माइनस क्यू आपके पास हो जाएगा। तो यहां से आप गौर करोगे कि p माइनस क्यू है, यहां p माइनस क्यू है, लेकिन यहां पर q माइनस p है। p माइनस क्यू तो बन सकता है माइनस कॉमन लेने पर, तो मैं p माइनस क्यू को अभी उभयनिष्ठ ले लेता हूं, तो यहां पर 2a बचा, यहां p माइनस क्यू हम ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का साइन आएगा जरूर, d q प्लस p प्लस d, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, और अब देखिए आपके पास जो बचेगा वो है 2a बराबर d को यदि मैं उभयनिष्ठ ले लूं यहां से तो ये आ जाएगा 1 माइनस p माइनस क्यू, क्योंकि देख सकते हो माइनस चिन्ह यहां पर है तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। ये आपके पास समीकरण संख्या 1 हो गया। ये हमें एक संबंध पता लग गया a और d में। अब यदि ये संबंध हमें पता लग गया तो हमें क्या निकालना है उसको हम समझ लेते हैं। हमें निकालना है प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल, और प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल p प्लस क्यू, ऐसे आप लिखोगे एस पी प्लस क्यू। तो ये आपको यदि निकालना है तो देखो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, p प्लस क्यू बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस, अब देखो n की जगह हम p प्लस क्यू लगा रहे हैं हर जगह, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 गुणा d के बराबर। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखो p प्लस क्यू बटे 2, ये तो बाहर जो लिखा है वो तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब समीकरण संख्या 1 से देखो 2a का मान हमारे पास है d कोष्टक में 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस, देखो यहां पर है p प्लस क्यू माइनस 1 गुणा d, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं कि p प्लस क्यू बटे 2, ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको तो हमने अलग ही रखा कोष्टक में, देखो d यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो मैंने क्या किया d को उभयनिष्ठ ले लिया सभी से, तो 1 माइनस p माइनस क्यू, अब ये इसी में जुड़ जाएगा, प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया। फिर आप देखिए एक और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, q और माइनस क्यू कैंसिल हो गया, प्लस का p और माइनस का p आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बचा आपके पास p प्लस क्यू बटे 2 गुणा, देखो d गुणा 0 बचा, मतलब बेसिकली 0 ही बचा। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि बेसिकली ये तो आपके पास 0 के बराबर आएगा, अर्थात उस समांतर श्रेणी के प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल आपके पास 0 आ जाएगा। तो देखो अब हम प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p, q तथा r पदों का योगफल क्रमशः a, b तथा c दिया हो तो सिद्ध कीजिए कि a बटे p गुणा q माइनस आर प्लस b बटे q गुणा r माइनस p प्लस c बटे r गुणा p माइनस q बराबर 0 होगा। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको क्या क्या दिया गया है उसको आप नोटेशन में लिख लो, क्योंकि अगर हम नोटेशन में लिखते हैं तो हम काफी आसानी से प्रश्न को समझ सकते हैं कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। तो प्रथम p पदों का योगफल देखिए a दिया हुआ है, प्रथम q पदों का योगफल आपके पास b दिया हुआ है, और प्रथम r पदों का योगफल आपके पास c दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहां से आपको पता लग गया एस p बराबर a है, एस q मतलब प्रथम q पदों का योगफल b हो गया, और प्रथम r पदों का योगफल अर्थात एस आर आपके पास c हो गया। अब यहां पर देखिए
हमको एक समांतर श्रेणी तो पहले सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आपको केवल बोला गया किसी समांतर श्रेणी के, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अब जैसे हम प्रथम पद को ए से ले लेते हैं और सार्वंतर को डी से लेते हैं, अब हम यहां पर उस तरीके से तो नहीं लेंगे ए और डी से, क्योंकि देखो ए पहले से ही कुछ ना कुछ दे दिया गया है, नहीं तो फिर हमें कंफ्यूजन होगी। तो हम क्या मान लेते हैं, इस समांतर श्रेणी का जो हमने मान रहे हैं वो प्रथम पद हमने x मान लिया। तो प्रथम पद हमने x मान लिया और हमने सार्वंतर y मान लिया। तो अब देखिए जो जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिखते जाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो एस पी मतलब क्या होगा कि प्रथम पी पदों का योगफल, तो ये आ गया p बाई टू, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a, ये आ गया आपके पास। फिर आप देखिए आपको बेसिकली a बाई पी यहां पर चाहिए, a बाई पी चाहिए। तो a बाई पी कैसे बनेगा आपके पास, जब आप p को इधर पक्षांतर करो, केवल p को पक्षांतर करेंगे अभी हम। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा a बाई पी बराबर 1/2 कोष्टक में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू, सॉरी यहां पर a और d नहीं लगाएंगे, अब हमारे पास पहला और पद और सार्वंतर हमने x और y मान लिए, तो अब x और y लगाएंगे, ये हमने ध्यान नहीं दिया, आप भी यहां पर यही लगाएंगे। तो 2x प्लस p माइनस 1 इंटू वाई, ये आपके पास आ गया। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से देखिए आपको एस क्यू मतलब प्रथम क्यू पदों का योगफल b दिया हुआ है, तो यहां पर आप देखो एस क्यू ये क्या आ जाएगा, q बाई टू 2 इंटू एक्स प्लस q माइनस 1 इंटू सार्वंतर अर्थात y बटे सॉरी बराबर b आ गया। अब यहां पर आप देखो आपको इस पद में b बटे q की जरूरत पड़ रही थी, तो हम b बटे q निकाल लेते हैं। तो b बटे q देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 कोष्टक में 2x प्लस q माइनस 1 गुणा y, ये आपके पास समीकरण संख्या 2 के बराबर आ गया। फिर हम देखिए क्या करते हैं कि r पदों का योगफल आपको c दिया हुआ था, तो ये अब देखिए आपके पास हो जाएगा r बाई टू 2x प्लस r माइनस 1 गुणा d अर्थात y, सार्वंतर y था, बराबर c हो गया। अब देखो जो तीसरा पद था यहां पर उसमें c बटे r की जरूरत आपको पड़ रही थी, तो c बटे r कैसे आ सकता है, जब हम यहां पर r को पक्षांतर करें, r को पक्षांतर करोगे तो ये भाग में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा c बटे r बराबर 1/2 कोष्टक में 2x प्लस r माइनस 1 गुणा y, ये आपके पास समीकरण संख्या 3 हो गया। तो आपने क्या किया कि हमने समीकरण संख्या 1, 2 व 3 ऐसे बना लिए, मतलब a बटे पी, b बटे क्यू और c बटे r, इनका मान हमने बना लिया। अब जो हमें सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, उसका बायां पक्ष ले लेते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये हमारे पास सिद्ध हो चुका है। तो देखिए बाएं पक्ष में हमारे पास क्या है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। तो देखो LHS मतलब अर्थात बायां पक्ष आपके पास है a बटे पी कोष्टक में q माइनस आर प्लस b बटे q कोष्टक में r माइनस पी प्लस c बटे r कोष्टक में p माइनस क्यू, ये आपके पास है। अब देखिए हम यहां पर मान लगाएंगे, तो a बटे पी हमें पता है, b बटे क्यू और c बटे r, ये समीकरण 1, 2, 3 से हमें पता है। a बटे पी देखिए आपके पास है 1/2 2x प्लस p माइनस 1 गुणा y, q माइनस आर का और गुणा चल रहा है तो आपने वो भी कर दिया, प्लस b बटे क्यू अगर आप देखोगे तो वो आपके पास है 1/2 कोष्टक में 2x प्लस q माइनस 1 गुणा y, और देखिए r माइनस पी आपके पास यहां पर चल रहा है गुणा में, प्लस अब हम c बटे r का मान देखते हैं समीकरण 3 से, तो ये आ गया 1/2 कोष्टक में 2x प्लस r माइनस 1 गुणा y और p माइनस क्यू आपके पास ये गुणा में चल रहा था, तो ये आपने देखो लिख दिया। अब हमारे पास केवल इसको सरल करना बाकी रह गया, यहां पर अब कोई भी फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, स्वाभाविक सी बात है इसको सरल ही करना होगा अब हमें। तो देखिए हम क्या करते हैं 1/2 1/2 1/2 ये सब जगह हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 1/2 को तो हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया। अब देखिए 2x का गुणा q माइनस आर से हमने किया, इसी तरीके से 2x का गुणा r माइनस पी से हमने किया, तो 2x बेसिकली मैं कॉमन ले सकता हूं इन सभी पदों में से, तो मैंने इस तरीके से कॉमन लिया। इसी तरीके से देखो 2x का गुणा p माइनस क्यू से भी करूंगा, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, प्लस अब देखिए आपके पास आ गया p माइनस 1 गुणा y गुणा q माइनस आर, यहां से देखिए q माइनस 1 गुणा y r माइनस पी के संग गुणा करना पड़ेगा,
तो आपने वो लिख दिया, और यहां से देखोगे तो r-1 y का गुणा p माइनस q से आपको करना पड़ेगा। तो ये आपने यहां से लिख दिया है। जब आपने ये लिख दिया तो अगर आप गौर करोगे तो देखिए यहां से इसमें देखते हैं, देखो q और ये माइनस q कैंसिल हो गया, प्लस का p और माइनस के p कैंसिल हो गया, माइनस का r और प्लस का r कैंसिल हो गया, तो बेसिकली कुछ भी नहीं बचा। तो 2x का गुणा 0 से करना होगा, तो वो तो आपके पास 0 बचा है, तो ये आ गया 1/2। देखिए यहां तो 0 रहा तो मैंने 0 मान लीजिएगा लिख दिया। अब देखो y भी आपने यहां पर वेनिश ले पा रहे हैं, आप देख सकते हो y यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो y हमने सभी से वेनिश ले लिया। हमारे पास क्या बचा, p माइनस 1 का गुणा q माइनस r से। तो देखिए अभी करते हैं पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। देखिए मैंने केवल गुणा किया है, p का q से किया तो पी क्यू, p का माइनस r से किया तो माइनस पी आर, माइनस 1 का q से किया तो माइनस q, और माइनस 1 का माइनस r से किया तो प्लस का r हो गया। इसी तरीके से देखो q माइनस 1 का r माइनस p से करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। फिर r माइनस 1 का हम p माइनस क्यू से करेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ये देखिए आपके पास आ जाएगा। अब देखिए पी क्यू प्लस का यहां पर है और पी क्यू देखो ऋणात्मक यहां पर है, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस का पी आर और प्लस का पी आर ये कैंसिल हो गया। देखो क्यू आर और माइनस का क्यू आर ये कैंसिल हो गया। प्लस का p और माइनस का p कैंसिल हो गया, माइनस का r और प्लस का r कैंसिल हो गया, माइनस का q और प्लस का q भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपने देखा सभी पद कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा 1/2। देखो ये तो 0 हो गया था, y का गुणा 0 से ये भी 0 आया, अर्थात 0 के बराबर आपके पास आ जाएगा, और यही आपके पास RHS था, मतलब यही तो बेसिकली आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। आइए अब 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात आपको m² बटे n² दिया गया है। तो आपको दर्शाना है कि उनके mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि इस प्रश्न में आपको जो समांतर श्रेणी लेनी है वो एक ही है, क्योंकि यहां पर देखो किसी समांतर श्रेणी के लिए बोला गया, मतलब एक ही समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले तो उस समांतर श्रेणी के हम प्रथम पद और सार्वंतर की बात कर लेते हैं क्या है। तो हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपके पास a है तथा सार्वंतर आपके पास d है, ये देखो आपने मान लिया। अब चूंकि एक ही समांतर श्रेणी है तो यहां पर आपको बोला गया है उसी समांतर श्रेणी के, मतलब Sm बटे Sn, मतलब m पदों का और n पदों के योगफलों का अनुपात m² बटे n² आपके पास है। तो ये देखो आपने लिख दिया। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो आपको पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। यहां n क्या होता है, जितने पदों का योगफल आप निकाल रहे हो। तो जैसे Sm है मतलब m पदों का योगफल आप निकाल रहे हो, तो इस फॉर्मूले में आप n की जगह m लगा दो। तो देखो आपके पास आ जाएगा ये m/2 2a प्लस यहां m-1 हो जाएगा गुणा d बटे Sn है मतलब n पदों का योगफल, तो ये आ गया n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर, ये देखिए m² बटे n² आपने लिखा रहने दिया। अब आप यदि गौर करेंगे तो देखिए m/2 और ये m/2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास यहां पर बचेगा 2a प्लस m-1 गुणा d बटे 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर, देखिए ये बचा आपके पास, सॉरी यहां पर मैंने एक बात को ध्यान नहीं दिया, m/2 से n/2 कैंसिल नहीं होगा आपके पास, क्योंकि m और n तो अलग अलग होंगे ना, तो अभी ये कैंसिल नहीं होंगे। अभी जब आपके पास ये लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि 2 से तो 2 आपने कैंसिल कर दिया। अब मैं इस m को यहां भेज देता हूं, पक्षांतर करूंगा तो ये भाग में हो जाएगा, और ये n चूंकि भाग में है तो पक्षांतर करूंगा तो गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m² बटे n² तो पहले से था, n देखो ये वाला भाग में था तो अंश में चला गया गुणा में, और ये m हर में चला जाएगा अर्थात भाग हो गया इसका। तो अब यहां से आप देखोगे तो m² बटे m है ये, और ये देखोगे तो m ऊपर बचेगा, और ये और इनसे देखोगे तो n हर में आपके पास बच जाएगा। तो यहां पर मैं एक बार लिख भी लेता हूं, तो ये आ गया 2a प्लस m-1 गुणा d
बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर ये m बटे n आपके पास बच गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब तिरछा गुणा कर देते हैं, n का गुणा इधर कर देंगे और m का गुणा इधर कर देंगे। तो देखिए अब आपके पास क्या आएगा उसको देख लेते हैं। n का गुणा कर रहा हूं पहले में, तो ये आ जाएगा 2an प्लस mn माइनस n गुणा d। मैंने क्या किया, n का गुणा m माइनस 1 में कर दिया, d को बाहर ही रहने दिया। यहां पर हो जाएगा 2a गुणा m प्लस mn माइनस m गुणा d, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, देखो इस पद को तो हम इधर लेके आ जाते हैं और ये जो इधर पद है d वालों को हम एक साथ रख लेते हैं, मतलब मैं इसको इधर ले आया दाईं तरफ, तो ये आ गया 2a, इधर बचेगा n माइनस m बराबर, देखो d mn माइनस m, ये तो यही था। अब जब आप इसको पक्षांतर किया है तो mn अब ये प्लस का था तो यहां पर माइनस का हो जाएगा, n माइनस का था तो यहां पर अब देखो ये प्लस का हो गया आपके पास। तो आपने देखा कि देखो माइनस mn और प्लस का mn कैंसिल हो गया, ये बचा 2a n माइनस m बराबर d, और ये आ गया n माइनस m। अब देखिए n माइनस m कभी भी जीरो तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कि वो n और m बराबर तो वैसे भी नहीं दिए थे, इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकते। तो ये हमने कट किया, तो देखिए हमें यहां से मिल गया कि d का मान आपके पास 2a के बराबर आ जाएगा। ये आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। ये आ गया d बराबर 2a, ये एक संबंध आ गया सार्वंतर और प्रथम पद में। अब बारी आती है कि आपको क्या निकालना है, उस पर गौर करें। तो आपको निकालना है mवे और nवे पदों का अनुपात, मतलब tm बटे tn आपको निकालना है। देखिए कोई भी व्यापक पद आपने सीखा था, फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस, यहां पर देखो m माइनस 1 गुणा d हो जाएगा, बटे यहां पर देखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d आपके पास आ जाएगा। फिर देखिए अब मैं क्या करूंगा कि d की जगह 2a रख दूंगा, जहां जहां d है वहां 2a रख देते हैं। कुछ छात्र क्या होंगे कि वो a की जगह को d के टर्म में रखेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, उत्तर आपका हमेशा सही आएगा, आप चिंता ना करें उस बारे में। तो देखो मैं क्या करता हूं, d की जगह 2a रख ले रहा हूं, तो a प्लस m माइनस 1 गुणा 2a बटे देखो a प्लस n माइनस 1 गुणा 2a, यहां से मैंने कर दिया। तो अगर आप देखो इसको थोड़ा सरल करो तो a कॉमन आ गया, ये बचेगा 1 प्लस 2m माइनस 2 बटे, हर में देखेंगे a कॉमन आया, 1 प्लस 2n माइनस 2, ये आपके पास बच गया। तो आप देखो यहां से a से a ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, a से a यदि कैंसिल हो गया तो देखिए ये माइनस 2 है और ये प्लस का 1 है, तो कैंसिल करने पर तो ये माइनस का 1 बचेगा। तो tm बटे tn, अब हम देखते हैं, देखो अंश में हमारे पास बचा 2m माइनस 1 और हर में यदि आप कैंसिल करोगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस होता है और 2n ये है, तो 2n माइनस 1 ये आपके पास आ जाएगा। और तो आपसे देखो यही बोला गया था कि अगर आप mवे और nवे पदों का अनुपात देखेंगे तो 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1 आएगा, और यही आपको सिद्ध करने के लिए भी बोला गया था। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये बिल्कुल उसी फॉर्म में ही आ रहा है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 13 को पढ़ लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, जबकि इसका mवां पद आपको 164 दिया गया है, तो यहां पर आप देखो आपको स्मॉल m का मान ज्ञात करने को बोला गया है। तो देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका जो हमारा होगा वो बिल्कुल बेसिक तरीका होगा, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं मेथड 1। अब इस तरीके में हम देखिए क्या करते हैं, हमारे पास n पदों का योगफल बोला गया है, अर्थात Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। आप खुद सोचिए यदि हम n का मान 1 लगाएंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि एक पद का योगफल आ गया जितना भी आएगा। अब खुद सोचिए एक पद का योगफल का मतलब क्या हुआ, एक पद का योगफल मतलब वो पहला पद ही होगा। तो इस तरीके से यदि मैं n का मान 1 लगा दूं तो देखो S1 आ गया, और उसी को मैं पहला पद बोलूंगा ना, तो ये a बोल सकता हूं या a1 भी बोल सकता हूं। तो ये आ गया 3, n की जगह 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये 3 ही रहा, प्लस 5 गुणा 1 5 आ गया, तो इस तरीके से 8 आ गया। तो आपके पास पहला पद आ गया 8। अब अगर मैं n की जगह 2 लगा दूं तो आप सोचिए n की जगह 2 लगाएंगे तो हमारे पास जो हम बोलेंगे इसको वो आएगा दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल आएगा। तो आप खुद सोचिए अगर मैं n की जगह 2 लगाऊंगा तो S2
दो पदों का योगफल क्या होगा, पहले दो पद कौन कौन से हो गए, a1 और a2। तो देखिए s2 क्या हो जाएगा, मतलब a1 प्लस a2, इनकी जगह दो लगाइए तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 5 गुणा 2, तो ये आपने लिख दिया यहां से। फिर आप देखिए 3 गुणा 4 होता है आपके पास 12 और 5 गुणा 2 होता है 10, तो 12 और 10 आपके पास 22 हो जाएगा। तो a1 प्लस a2 आपके पास 22 हो गया। ये देखिए हमने मान लीजिएगा समीकरण संख्या 1 बोल दिया और इसको हमने समीकरण संख्या 2 बोल दिया। अब यदि आप गौर करोगे तो a1 हमें पता है 8 है और a1 प्लस a2 पता है 22 है, तो क्या मैं समीकरण 2 में a1 का मान रख सकता हूं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए 8 प्लस a2 आपके पास 22 हो गया, तो इस तरीके से a2 का मान आपके पास 14 आ जाएगा, अर्थात दूसरा पद आ गया आपके पास 14। तो अब आपने देखा कि a1 आपको पता लग गया था 8 है और a2 आपको पता लग गया कि 14 है, मतलब आप तो सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सार्वंतर क्या होगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो देखिए d आपके पास आ गया a2 माइनस a1 अर्थात 14 माइनस 8 अर्थात 6 आ गया। तो अब आपको उस समांतर श्रेणी के देखिए आठवां पद भी, वो पहला पद पता लग गया और सार्वंतर पता लग गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी के आपको पहला पद और सार्वंतर पता लग जाए तो आप कुछ भी उसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी। तो देखिए आपको बोला गया m वा पद 164 है और कोई भी व्यापक पद अगर आप लिखते हैं तो वो क्या आएगा, a प्लस एम माइनस वन गुणा डी बराबर, ये देख लेते हैं 164 है या 64, 164 आपको दिया हुआ था तो आपने देखो 164 लिख दिया। बस अब आप क्या करेंगे, a और d का मान यहां पर लगाएंगे। तो देखिए a है 8 प्लस m का मान आपको निकालना है, पता ही नहीं है, रख दिया उसको हमने ऐसे ही। d का मान है 6 बराबर 164। तो अगर आप देखोगे यहां से तो आ गया 6 गुणा m माइनस वन, आपने इसको तो ऐसे ही रखा लेकिन इस 8 को आपने पक्षांतर कर दिया, तो 164 माइनस 8 आपके पास 156 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहां से अगर मैं m माइनस वन का मान निकालूं, मतलब मैं 156 बटे 6 करूंगा, तो देखो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 छिंग 36, मतलब 26 आ गया। तो m बराबर देखिए माइनस वन को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 26 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात आपके पास जो स्मॉल m होगा उसका मान 27 आ जाएगा। और यही देखिए आपसे m का मान ही पूछा गया था प्रश्न में। तो ये आपके पास रहा पहला मेथड जिससे हमने m का मान निकाला है। इस मेथड में हमने क्या किया है उसको एक बार समझ लेते हैं कि हमने यहां पर a1 और a2 और d इन सबके मान निकाले हैं और फिर तो हम आसानी से कर ही सकते थे। अब मेथड 2 पर आ जाते हैं। तो मेथड 2 क्या हो सकता है उसको हम यहां पर देखिए समझ लेते हैं। तो देखिए मेथड 2 में आएंगे तो आप देख रहे हो कि आपको n पदों का योगफल बोला गया 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो यहां पर मैंने लिख दिया 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये n पदों का योगफल है। अब एक जगह आपने सीखा था, मैंने आपको बताया था कि जो एस एन होता है और उसमें से आप पिछले n माइनस वन पदों का योगफल घटा दो तो आपके पास nवा पद आता है अर्थात tn व्यापक पद आ जाता है। तो अब मैं इसी बात का यूज करूंगा, मैंने देखिए आपको प्रूफ भी बताया था एक प्रश्न में इसका, ये क्यों आता है, तो यहां वहां से आप देख सकते हैं। तो अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, tn यदि मुझे निकालना होगा तो मैं लिखूंगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस एस एन माइनस वन करना पड़ेगा, मतलब एन जहां जहां है वहां वहां मैं एन माइनस वन लगाऊंगा। तो देखो 3 ये आ गया एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 5 गुणा एन माइनस वन, ये देखिए आ गया। अब देखो टी एन मैं क्या करता हूं, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3, देखो ये कोष्टक में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, माइनस है और यहां प्लस है तो बेसिकली माइनस आया और 5 और कोष्टक में n माइनस वन आ गया आपके पास। तो यहां से अब देखिए हम क्या करते हैं कि 3 को हमने कॉमन ले लेंगे अभी, tn देखिए 3 को कॉमन लिया तो n स्क्वायर, देखो यहां पर माइनस एन स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस आया, माइनस और माइनस प्लस आ गया। अब देखो इन दोनों में हम 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन लिया तो कोष्टक में आ गया n माइनस n बचा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। तो अगर आप गौर करोगे तो आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर घटा देंगे, एन में से एन घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा टी एन बराबर, देखिए ये तो 5 का गुणा 1 से किया तो 5 आया, प्लस देखो 3 ये आ गया और कोष्टक में इधर क्या बचा 2n माइनस वन, ये आ गया आपके पास। तो यही देखिए
आप इसमें अब मान लगा देंगे, या फिर अगर आप थोड़ा और सरल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो 5 प्लस 6n माइनस 3 कर देंगे, अर्थात 2 प्लस 6n आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया था mवा पद 164 है, मतलब ये तो nवा पद आया है व्यापक पद, तो n की जगह m लगा देंगे तो mवा पद आ जाएगा। तो देखिए tm बराबर 2 प्लस 6m हो जाएगा और ये आपके पास 164 हो गया। तो हमें क्या करना है कि m का मान निकालना था, तो देखिए 6m बराबर 2 को हमने पक्षांतर किया तो 164 में से 102 गए, सॉरी 2 गए तो 162 बचा, तो m देखिए 162 बटे 6 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से देखो 162 बटे 6 यदि हम करेंगे तो देखो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो इस तरीके से देखिए आपके पास m का मान 27 आ जाएगा। तो आपने देखा हम किसी भी मेथड से प्रश्न को हल करें, दोनों ही मेथड हमारे पास सही हैं, क्योंकि देखिए हमने दूसरे मेथड में जो यूज किया है वो हमने एक एक करके a और d नहीं निकाला अलग से, हमने वहां पर tn एक बार में पता किया है। तो आप कोई सा भी मेथड यहां पर यूज कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन संख्या 14 पर आते हैं। 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम आपको समांतर श्रेणी मिल जाए। तो देखिए आपसे बोला गया 8 एक संख्या है और 26 एक संख्या है, इनके बीच में आपको 5 ऐसी संख्या डालनी है कि पूरा जो अनुक्रम आपके पास बनेगा वो एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो मान लीजिए हमने कौन कौन से संख्याएं डाली हैं, हमने डाली है x डाली, एक डाली हमने y, एक डाली हमने z, एक डाली मान लीजिए हमने w, एक डाली हमने v। तो ये देखो 5 संख्या हमने डाल दी। आप देखिए इनको x1 x2 x3 x4 x5 भी लिख सकते थे, वो तो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या लिख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने ये 5 संख्याएं ये डाल दी। अब मुझे ये पता है कि जब ये 5 संख्या डाल दी तो प्रश्नानुसार बोला गया है कि अब ये आपके पास AP बन जा रही हैं, तो आपको बेसिकली x y z w v इन सबके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या तरीका है, एक तरीके से हमें अब ये समझ में आ गया कि इस समांतर श्रेणी में आपके पास पदों की संख्या जो है वो आपके पास 7 हो चुकी है, क्योंकि देख सकते हैं 5 तो आपने इनके बीच में डाली, एक छठा पद ये हो गया, 7वां पद ये हो गया, पदों की संख्या n बराबर 7 आपको मिल गई। आपको देखो पहला पद भी मिल गया जो कि 8 हो गया आपके पास, आप देख सकते हैं। अब बस कैसे भी आपको d मिल जाए तो आप सब कुछ बता सकते हैं, x भी बता सकते हैं, y भी बता सकते हैं, z भी, w भी और v भी बता सकते हैं। तो देखिए वैसे तो इनके लिए फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अब ये देखो हमें यहां पर nवा पद भी पता है, nवा पद मतलब n बराबर 7 है तो हमें 7वां पद पता है। देखिए 7वां पद कौन सा हुआ, सबसे अंत वाला यही तो हुआ 26। तो देखिए यहां से हमें मिल गया tn अर्थात t7 जो कि 26 के बराबर है। तो अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उसको एक बार मैं रिकॉल कराने के लिए लिख देता हूं, a प्लस n माइनस 1 गुणा d इसके बराबर होता है। तो देखो हमको सब कुछ पता है, यहां पर n का मान 7 लगाते हैं तो t7 मतलब आपके पास 26 हो जाएगा, यहां पर मैं 26 लिख देता हूं, बराबर a का मान देखो 8 हो गया, प्लस n का मान पता ही है 7 है, इंटू डी, ये आ गया आपके पास। तो अब देखिए डी कितना आसानी से हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करते हैं 8 इधर पक्षांतर करेंगे तो 26 माइनस 8 होगा मतलब 18, बराबर देखो ये 6 बचा तो 6 इंटू डी आया, तो डी का मान आपके पास 3 आ जाएगा। तो जब डी आ गया अर्थात सारवंतर आपके पास आ गया, और अगर सारवंतर आपके पास आ गया तो आप सब कुछ अब ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको यदि x ज्ञात करना है तो सोचिए x कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो a प्लस 2 माइनस 1 गुणा डी ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखो सरल करोगे तो ये आ जाएगा, a का मान तो 8 हो गया, प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, 1 गुणा डी, डी का मान 3 है, तो देखिए आपके पास 11 आ गया x का मान। अब हम y का मान निकालेंगे तो देखो y कौन सा पद है, तीसरा पद है, तो देखिए y कैसे आएगा हमारे पास, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस, अब यहां पर 3 माइनस 1 आ जाएगा गुणा डी, a है आपके पास 8 प्लस ये हो गया 2 गुणा डी मतलब 3, 2 गुणा 3 6 हो गया, तो 8 प्लस 6 मतलब ये 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से y आ गया। अब ये तो आप फॉर्मूला लगाकर तो z, w और v भी निकाल सकते हैं, लेकिन और किसी तरीके से सोचें, देखिए बहुत सारे मेथड भी हो सकते हैं निकालने के भी, आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े तो आप देखो तुरंत कैसे लिख सकते थे। आपको पता है d यदि पता होता है तो हम अगला पद आसानी से लिख सकते हैं, देखो पिछले पद में d जोड़कर,
तो देखो x कैसे आ जाता है, 8 में हमने d जोड़ा तो 11 आ गया, मतलब 3 जोड़ा तो 11 आया। y में हम कैसे आएगा, जब x में हम 3 जोड़ेंगे, 11 में 3 जोड़ा तो 14 आया। z कैसे आएगा, 14 में d जोड़ देंगे और d कितना है 3, तो ये 17 आ जाएगा। w कैसे आएगा, 17 में 3 जोड़ देंगे तो ये आपके पास 20 आ गया। v 20 में 3 जोड़कर आएगा 23, तो आप देख सकते हो यहां पर भी आपके पास 26 माइनस 23 3 ही आ रहा होगा, मतलब सार्वंतर। तो आप इस तरीके से भी जल्दी से देख सकते थे, तो मैं यहां लिख भी देता हूं। z आपके पास 17 आ जाएगा, w आपके पास 20 आ जाएगा और v आपके पास 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 5 संख्याएं डालने को बोला गया था, तो आपने वो 500 संख्याएं तो निकाल दी। अब देखिए हमारे पास क्या अनुक्रम बन गया होगा। हमारे पास अभी अनुक्रम बन चुका है कि 8, 11, 14, 17, 20, 23 और 26। यहां पर 8 और 26 आपको पहले से ही पता थे। तो देखो प्रश्न संख्या 15 में बोला गया कि यदि a की घात n प्लस b की घात n बटे a की घात n माइनस 1 प्लस b की घात n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप एक पद देख रहे हैं कि ये आया है समांतर माध्य वाला। तो समांतर माध्य अभी तक हमने किसी भी प्रश्न में नहीं सीखा, तो अब आपने थ्योरी में भले ही सीखा होगा, मैं यहां पर आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। तो देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं का समांतर माध्य, अर्थात मान लीजिएगा संख्याएं a तथा b हैं, कोई सी भी दो संख्या हो सकती है, मैंने a तथा b मान ली। तो इनका जो समांतर माध्य होता है वो आपके पास औसत आपने पढ़ाई है छोटी क्लासों में, जो कि होता है a प्लस बी बाई 2। तो वही आपके पास समांतर माध्य होता है किन्हीं दो संख्याओं का। तो अब ये समांतर माध्य आपको समझ में आ गया, मतलब बिल्कुल बीच वाली वैल्यू a और b के। तो यहां से आप देखो आपको प्रश्न में बोला गया कि ये जो पद है आपके पास ये समांतर माध्य के बराबर है a और b के। तो प्रश्नानुसार यहां से हम देखिए लिख सकते हैं कि a की घात n प्लस b की घात n बटे a की घात n माइनस 1 प्लस b की घात n माइनस 1 बराबर, ये देखो आ गया a प्लस b बटे 2 के। अब मैं क्या करता हूं, बेसिकली अब मुझे केवल सॉल्व करना है, बाकी अब मैं कुछ भी फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करूंगा। अब कैसे सॉल्व करना है ये हर किसी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सॉल्व कर पाए। मैं आपको देखो तरीका बता देता हूं। सबसे आसान तरीका हमारे पास यही हो सकता है कि इनको हल कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े अर्थात तिरछा गुणा करना पड़े। तो अभी हम देखो 2 का गुणा इधर कर देंगे इधर अंश में, और ये जो हर में लिखा है इसका गुणा हम a प्लस बी से कर देंगे। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा a की घात n प्लस 2 गुणा b की घात n बराबर, देखो a का गुणा करूंगा सभी से तो ये आ जाएगा a की घात n प्लस a गुणा b की घात n माइनस 1। अब b का गुणा करेंगे देखिए इससे तो ये आ जाएगा b गुणा a की घात n माइनस 1, और b का गुणा b की घात n माइनस 1 से करेंगे तो b की घात n ही आपके पास आएगा। तो आप देख रहे हो यहां से अगर मैं a की घात n को पक्षांतर कर दूं बाईं तरफ और b की घात n को भी पक्षांतर कर दूं, तो देखिए ये आ जाएगा 2a की घात n प्लस 2b की घात n, ये तो पहले से ही था, माइनस a की घात n माइनस b की घात n, क्योंकि पक्षांतर किया है। ये आ गया a b की घात n माइनस 1 प्लस b a की घात n माइनस 1, ये आपके पास आ गया। अब यदि आप गौर करें तो देखो 2an में से an घटाएंगे तो an बचा, प्लस 2bn में से एक bn घटाएंगे तो bn बचा, बराबर a b की घात n माइनस 1 प्लस b a की घात n माइनस 1, ये आपके पास आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, अभी भी अब ये थोड़ा कठिन है अभी हमारे पास अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो, लेकिन आप ये देखो a की घात n है, यहां पर a की घात 1 ना हो लेकिन थोड़ी उससे तो ज्यादा हो, मतलब n माइनस 1 यदि हम ले लें तो इस वाले पक्ष को हमने क्या किया बाईं तरफ पक्षांतर किया, और वो जो b की घात n है इसको हमने दाईं तरफ पक्षांतर किया, क्योंकि हम एक एक तरफ उन सबके पद लिखेंगे। तो ये आ गया a की घात n माइनस b गुणा a की घात n माइनस 1 बराबर a गुणा b की घात n माइनस 1 माइनस b की घात n, ये आपके पास आ गया। तो आप देखो a की घात n माइनस 1 देखो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो हमने कॉमन लिया तो हमारे पास देखो एक बचेगा केवल। अब कैसे बचेगा उसको समझ लीजिए, हमने a की घात n माइनस 1 कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब होता है बेसिकली हमने डिवाइड किया a की घात n माइनस 1 से, तो देखो ये क्या आएगा n माइनस n प्लस 1, तो देखो ये आपके पास a के बराबर ही आएगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो a की घात 1 मतलब a आ जाएगा, तो देखो a लिख दिया हमने, माइनस b बचा,
बराबर, यहां पर मैं b की घात n-1 को उभयनिष्ठ ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा a माइनस बी के बराबर। अब देखो a माइनस बी और a माइनस बी है, अभी सीधे एक बार में कैंसिल नहीं कर सकते, पहले आपको सोचना पड़ेगा क्या ये बराबर हो सकते हैं। अगर बराबर हो सकते हैं तो आपको ये वाली संभावना भी लेनी पड़ेगी, लेकिन आप देखो आपको बोला गया a और b के मध्य समांतर माध्य, तो बराबर तो नहीं हो सकते। तो इस तरीके से समझ में आया कि अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा a की घात n-1 बटे, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो ये आपके पास 1 बचेगा, इतना हमें समझ में आता है। तो अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं a बटे बी की घात होल घात है n-1। अब यहां पर तो 1 है, लेकिन आपको तो तुलना तो करनी पड़ेगी कैसे भी ना कैसे, तो आप जानते हैं a बटे बी, मैंने यही लिख दिया बिल्कुल जैसा यहां पर आधार है वहीं पर हमने यहां पर आधार लिख दिया, लेकिन चूंकि 1 आंसर आना चाहिए था, तो हम जानते हैं किसी की भी पावर यदि 0 कर देंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, तो हमने इस 1 को कुछ इस तरीके से यहां से लिख दिया। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि आधार और आधार तो हमारे पास समान आ रहे हैं, तो इस तरीके से जो n-1 होगा वो आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात n का मान 1 के बराबर आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं आपसे n की वैल्यू पूछी गई थी यहां पर इस प्रश्न में कि n का मान ज्ञात कीजिए, और n का मान आपने आसानी से ज्ञात कर लिया है जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में देखिए बोला गया कि m संख्याओं को 1 और 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी आपके पास आती है। आपको बोला गया कि 7वीं एवं m-1v संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर सबसे पहले तो समझ लीजिएगा कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम पहले नोटेशन में लिखेंगे। तो बोला गया 1 और 31 के मध्य हम m संख्याएं रख रहे हैं, तब हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन रही है, मतलब 1 ये हो गया, 31 हमारे पास ये हो गया। इनके मध्य हमें क्या करना है कि m संख्याएं रखनी है और इस तरीके से रखनी है कि वो समांतर श्रेणी बन जाए। तो m संख्याएं, m की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं x1 x2 x3 x4, और इससे लेकर देखिए हमने क्या किया, xm आएगा यहां तक, और इससे पहले वाले यदि हम लिखेंगे तो xm-1 आ जाएगा। तो यही संख्या आएंगी, देखिए m संख्या हमने लिख दी xm तक। अब बोला गया कि ये आपके पास समांतर श्रेणी बन गई, चलिए हमने लिख दिया AP बन गई है अर्थात समांतर श्रेणी। फिर बोला गया कि अब जो 7वीं संख्या है और m-1वीं संख्या है, तो अब ध्यान रखो, अब जो 7वीं संख्या होगी वो आपको स्टार्टिंग से लेनी होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखो हमारे पास अभी ये तो हमें नहीं पता कि प्रथम पद क्या लेना है और सार्वंतर क्या लेना है, तो ये समझ में आ गया अगर हम सार्वंतर को d माने, तो मान लीजिएगा सार्वंतर आपके पास d आ चुका है, और प्रथम पद आपको पता है उसमें मानने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये 1 लिखा हुआ है, तो a का मान आपके पास 1 आ गया। अब आप ये सोचिए कि आखिर आपके पास इस श्रेणी में कितने पद बन चुके होंगे। तो देखिए हमारे पास ये जो टोटल पद हुए होंगे यहां से लेकर 1 से लेकर 31 तक, और वो कितने पद हुए होंगे, देखो आपने m तो देखो ये बीच में रखे हैं, x1 x2 x3 x4 इससे लेकर xm तक, m तो ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब 2 और हमें जोड़ने पड़ेंगे, तो हमारे पास m+2 पद हो गए टोटल। ये समझ में आता है हमें। तो यहां से अब देखो आपको बोला गया कि 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। संख्याओं में देखिए इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। तो संख्याएं देखिए आपने जो m संख्याएं डाली थी ना उनकी संख्याओं की बात कर रहा है, तो उसमें जो 7वीं संख्या होगी और m-1वीं जो संख्या होगी उनका अनुपात आपको दिया हुआ है। जैसे आप खुद सोचिए कि x4 आपने यहां तक लिखा था, x5 भी होगा, x6 भी होगा, x7 भी होगा, तो इस तरीके से आपके पास चल रही होंगी। तो आप एक बात गौर कर रहे हैं कि 7वीं संख्या की बात हो रही है तो x7 है, जबकि 7वां पद यदि आप इसे समझ लेंगे तो 7वां पद x6 आएगा, क्योंकि आप देखो समांतर श्रेणी में 7वां पद x6 आएगा। ध्यान रखें हमें पद की बात नहीं करनी है, संख्या की बात करनी है, अर्थात x7 की बात करनी है, और इधर m-1वीं संख्या अर्थात xm-1 की बात हमें करनी है। तो अब आप ये देखो कि यहां से हमको पता है कि 31वां जो पद है वो m+2वां पद होगा, क्योंकि कुल पद ही m+2 है, तो tm+2 यहां से मैंने लिख दिया 31 के बराबर। फिर देखो आपके पास फॉर्मूला हो गया a+m+2-1 इंटू डी बराबर 31, और a का मान 1 है आपके पास, तो ये आ गया 1 प्लस ये हो गया m+1 इंटू डी बराबर 31,
1 को पक्षांतर किया तो आपके पास आ गया m+1 इंटू डी बराबर 30। फिर आप देख रहे हैं हमें तो केवल m के मान से मतलब है, d के मान से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो जहां जहां d दिखेगा उसकी जगह हम 30/m+1 लगा देंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हमें सातवीं संख्या चाहिए, मतलब आप खुद सोचिए कौन सा पद होगा आपके पास। 7 संख्याएं तो ये हो गई, और लेकिन एक से स्टार्ट यदि आप करोगे तो 8वां पद हो गया। तो x7 आपके पास हो गया, मतलब 8वां पद। ये हो गया a प्लस 8 माइनस 1 गुणा d। a का मान आपके पास 1 है, आप देख सकते हैं। तो अब देखो आपके पास t8 ये आ जाएगा 1 प्लस 7d के बराबर। इसी तरीके से हम संख्या x माइनस 1 की बात करेंगे, मतलब आपके पास वो m वां पद हो जाएगा इस समांतर श्रेणी का। तो हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और अब आप देख रहे हैं कि जो ये है a का मान वो 1 है, तो 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा। अब देखते हैं कि अनुपात बोला गया है 5/9, तो यहां पर मैं अनुपात लिख देता हूं प्रश्नानुसार। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार, देखिए t8/tm करूंगा, मतलब 1 प्लस 7d बटे 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 5/9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात तिरछा गुणा कर देते हैं। मतलब 9 का गुणा इधर करूंगा और 5 का गुणा इधर हर में करूंगा, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 63d बराबर 5 प्लस 5 का गुणा इधर भी करूंगा ना, तो ये आ जाएगा 5m माइनस 5 गुणा डी। फिर हमने क्या किया कि 5 को इधर पक्षांतर कर दिया और 63d को इधर पक्षांतर कर दिया। तो देखिए आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर डी 5m माइनस 5 माइनस 63, ये आ गया। फिर आप देखिए आपके पास 9 माइनस 5 तो 4 हो गया बराबर डी 5m माइनस 68 आ गया। अब ये आपके पास समीकरण आया, लेकिन आपने देखा कि अभी हमने पता किया था डी का मान तो आपको 30/m+1 रखना होगा, क्योंकि आपको तो m की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां डी दिखे उसको चेंज कर दो m के टर्म्स में। 4 बराबर ये आ गया 30/m+1 और 5m माइनस 68। फिर आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m+1 अभी भाग में है तो यहां पर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 4m + 4 बराबर 30 का गुणा 5m से करूंगा तो 150m आ गया, माइनस 30 का गुणा 68 से करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2040। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस 150m की तरफ इस 4m को भेज देते हैं और माइनस 2040 को इधर बाईं तरफ भेजते हैं, ताकि हमारे जो अचर पद हैं वो एक संग हो जाएं और जो m वाले पद हैं वो एक तरफ आ जाएं। तो देखिए 4 + 2040 2044 हो जाएगा, और ये 150m में से 4m आपको घटाना होगा, अर्थात 146m आ गया आपके पास। तो इस तरीके से देखिए m बराबर आपके पास हो जाएगा 2044/146। फिर आप देखिए इसको बेसिकली सॉल्व करना होगा हमें, तो अभी मैं 2 से कैंसिल करता हूं, ये 73 बार कैंसिल हो गया, ये हो गया 1022 बार। फिर 73 का अब मेरे को पहाड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए 73 एकम 73 और 29 बचा 292, अर्थात 73 चौका 292 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास m का मान 14 आ जाएगा, और आपसे प्रश्न में m का मान ही पूछा गया था, तो ये आपने काफी आसानी से इसको इस तरीके से हल कर दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 17 को पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ऋण का जो भुगतान है वो 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। फिर आगे बोला गया कि यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रतिमाह बढ़ाता जाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। तो यहां पर आप देखो कि जो जो हमें दिया हुआ है हम उसको गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर गणितीय रूप में करेंगे तो हमें काफी चीजें समझ में आएंगी कैसे करना है और क्यों करना है। तो देखो सबसे पहली माह में वो 100 रुपए की किस्त दे रहा है, तो हमने 100 लिख दिया। अब आपको बोला गया कि अब वो अगले माह में 5-5 रुपए प्रति माह बढ़ाते जा रहा है, देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो सोचिए पहले माह में 100 रुपए था, तो अगले माह में वो 5 रुपए बढ़ाकर अर्थात 105 रुपए जमा करेगा। इसके अगले माह में फिर दोबारा 5 रुपए बढ़ाएगा, अर्थात 110 रुपए जमा करेगा, फिर 115 रुपए जमा करेगा, तो इस तरीके से जमा करता जाएगा। तो आपसे बोला गया ऐसा 30वां माह भी आएगा जरूर, तो उस माह में कितनी राशि वो दे रहा होगा। अब यहां पर आप ये देख लो कि अभी हमें नहीं पता ये समांतर श्रेणी है या नहीं, हम तो सबसे पहले चेक करेंगे।
हमने आपको चेक करने के लिए बताया था कि सबसे पहले तो आप प्रथम पद देख लिया करो। तो प्रथम पद देखिए यहां पर आपके पास 100 दिखाई दे रहा है इस श्रेणी का। अब यहां पर आप देखो द्वितीय पद है a2 माइनस a1, यही तो सार्वंतर होता है। तो देखो 105 माइनस 100 करोगे तो 5 आ गया। a3 माइनस a2 करो, अर्थात तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, 110 माइनस 105 करोगे तो वो आपके पास 5 आ गया। इसी तरीके से चौथे में से तीसरा पद घटाओगे तब भी आपके पास 5 आ गया। तो आपने देखा ये सभी बराबर आ रहे हैं। तो अब आप बोल सकते हैं कि हाँ, अभी आपके पास ये समांतर श्रेणी बन रही होगी। तो समांतर श्रेणी अभी यदि बन रही है तो आपने देखो सार्वंतर पता लग गया आपको, जो कि 5 के बराबर आ गया। आप देख सकते हैं 5 5 आ रहा था ना सभी वैल्यू, अर्थात डी 5 हो गया आपके पास। प्रथम पद और सार्वंतर यदि आपको पता लग गया तो अब आपसे पूछा तीसरी किस्त की राशि क्या होगी। तो मैं एक तरीके से ऐसे समझ सकता हूं कि तीसरी किस्त मतलब इस श्रेणी का 30वां पद। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं n का मान 30 लगा देता हूं 30वें पद के लिए। a का मान आपको 100 पता है, n की जगह 30 लगाया और d का मान हमने 5 लगा दिया। तो अगर आप देखो गौर करोगे तो t 30 बराबर देखो ये 100 प्लस 30 माइनस 1 होता है 29, 29 का 5 से गुणा करेंगे तो 145 आ गया। तो 30वां पद आप देखिए t 30 आपके पास हो जाएगा 100 प्लस 145 अर्थात 245। अब आप ये समझिए कि आपको किस्त की राशि बतानी है। अगर आप 245 छोड़ देंगे आंसर में तो आपका गलत हो सकता है ये, क्योंकि आप जानते हो पद की कोई मात्रक नहीं होता। 30वां पद आया है 245, लेकिन आपसे राशि पूछी गई थी अर्थात कितने रुपए वो जमा कर रहा होगा, तो उसका मात्रक तो आपके पास आएगा। तो अब आप मात्रक सही लिखोगे, वो 245 रुपए आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 9.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। आपको बोला गया है कि एक बहुभुज है, उसके दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश है। फिर बोला गया है कि यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश का है तो आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि आखिर उस बहुभुज में कितनी भुजाएं आपके पास आ रही होंगी। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि सबसे छोटा कोण आपको बोला गया है 120 अंश का। तो स्वाभाविक सी बात है 120 अंश यहां पर होगा, फिर इससे एक बड़ा कोण आएगा और बोला गया है हर दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश है। तो सोचिए अगला वाला कोण कितना होगा, इसमें 5 अंश जोड़ देंगे तो 125 अंश आएगा। इसी तरीके से अगला वाला क्या आएगा, जब इसमें हम 5 अंश जोड़ देंगे तो 130 अंश कोण आ जाएगा। इसी तरीके से काफी सारे कोण होंगे। अब आपको यही नहीं पता कि कितने कोण होंगे, क्योंकि जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी और वही आपसे पूछा गया है। लेकिन आपको यह समझ में आ गया इस तरीके से आपके पास उस बहुभुज के कोण चल रहे होंगे। तो आपको प्रथम पद पता लग गया जो कि आपके पास 120 है। अभी मैं देखिए ध्यान रखें अंश में नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब तो मैं गणना कर रहा हूं तो 120 लिख दे रहा हूं, बाद में जो भी आंसर होगा तो वो हम बता देंगे। तो अब ये देखो प्रथम पद 120 आ गया। अभी भी हमें कहीं नहीं दिया गया था कि समांतर श्रेणी बन रही है, तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। a2 माइनस a1 करिए, 125 माइनस 120 5 आया। a3 माइनस a2 करिए, 130 माइनस 125 ये भी 5 आया। तो आप देख रहे हैं सब वैल्यू ऐसे 5 ही आएंगी, अगला वाला भी करोगे तो वो भी 5 ही आएगा। तो अब चूंकि बराबर आ रहे हैं तो अब आप बोल सकते हैं कि हाँ, अब ये आपके पास सार्वंतर d पता लग गया है जो कि 5 है और ये आपके पास समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब बोला गया इस समांतर श्रेणी में आपको बहुभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो यहां पर आपके पास और कोई भी देखिए फॉर्मूला या कोई भी एक संबंध नहीं दिया गया कि आप उसमें फॉर्मूला लगा पाए, क्योंकि या तो आपको दिया होता कोई पद या कोई कोण दिया होता कि छोटे कोण के अलावा मतलब प्रथम पद के अलावा, या हो सकता है किन्हीं कोणों का योगफल दिया होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आपको खुद एक फॉर्मूला सोचना पड़ेगा और वो फॉर्मूला देख लेते क्या होता है। आप देखिए आप मान लीजिएगा आपके पास बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या n मतलब इसका यह हुआ कि हमारे पास समांतर श्रेणी में n पद हैं। यह समझ में हमें आ गया। अब सोचिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो बहुभुज के भुजाओं सभी कोणों का योगफल आएगा वो हमारे पास आता है 180 गुणा n माइनस 2। ये होता है कोणों का योगफल। ये आपके पास आ गया। ये बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इसे भूल गए
कि ये हम यूज नहीं कर पाए तो हम आगे प्रश्न को नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस मुझे ये ध्यान रखना था कि कोणों का योगफल 180 गुणा n माइनस 2 होता है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, कोणों का योगफल मतलब n भुजाएं तो n कोणों का योगफल दिया है, तो बेसिकली एस एन आपके पास दिया है 180 गुणा n माइनस 2। अब फॉर्मूला आप लगाइए, तो एस एन मतलब n पदों का योगफल, इस समांतर श्रेणी के तो n बाई 2, 2 इंटू ए की जगह देखिए आपके पास 120 है, तो आपने 2 गुणा 120 लिखा, प्लस n माइनस 1 और d का मान 5 है, बराबर 180 गुणा n माइनस 2, आपके पास ये आ गया। फिर आप यहां से देखिए, ये तो 240 हो गया, तो 240 प्लस ये आ गया 5n माइनस 5। अब देखिए n तो मैंने यहां पर रखा और इस 2 को मैंने पक्षांतर किया, अब 2 ये देखो भाग में था तो ये गुणा हो जाएगा इधर, तो 360 n माइनस 720 ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से, या फिर अभी आप इसको देखो गुणा ना भी करो तो अभी तो आप अंदर ना खोलो, अगर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे टर्म्स आपके पास देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, गणना हमारी बहुत सिंपल हो जाएगी अगर हम ध्यान रखेंगे तो। देखिए n आ गया, ये आ गया 240 माइनस 5 अर्थात 235 और 5n ये है, तो 5 इनमें से भी कॉमन ले लेता हूं, तो n प्लस ये आपके पास आ जाएगा 47 बराबर 360 गुणा n माइनस 2 ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि इस 5 से इस 360 को मैं कैंसिल करता हूं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 72 बार, कैंसिल हो गया। फिर देखिए n का गुणा कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस 47n बराबर 72n माइनस 144 आ गया। अब देखिए मैं सभी पदों को एक तरफ लेके आ रहा हूं, तो 72n को और माइनस 144 को मैं बाईं तरफ लेके आ रहा हूं, तो n स्क्वायर 72n माइनस का होगा जब इधर लाएंगे और प्लस का 47n है, तो माइनस 25n बचा प्लस 144 बराबर 0, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अब आप देख रहे हो आपके पास n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 ये समीकरण बना, द्विघात समीकरण। तो इसको हल करने के हो सकता है आपके पास 3 तरीके, आप कौन सा मेथड यूज करें। जैसे मेरे को गुणनखंड काफी आसानी से दिख रहे हैं कि आपको 144 के ऐसे 2 गुणनखंड देखने हैं जिनका योगफल माइनस 25 आए, तो माइनस 16 और माइनस 9 होते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 आपके पास आ गया। अब देखिए इन दोनों में से मैं n कॉमन ले लेता हूं, तो आ गया n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लिया, तो ये आपके पास देखो आ गया n माइनस 16 बराबर 0। तो यहां से देखो आपके पास दो कोष्टक आ गए, n माइनस 9 और n माइनस 16 दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने n माइनस 16 कॉमन ले लिया था, बराबर 0 आया। दो कोष्टकों का योगफल आपके पास गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों कोष्टक या तो 0 हो जाए या कोई एक 0 हो जाए, कुछ ऐसा ही हो सकता है। दोनों एक साथ 0 तो नहीं हो सकते क्योंकि n के अलग अलग मान होंगे, और आप ध्यान रखोगे n के मान एक ही टाइम पर दो तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो n माइनस 9 बराबर 0 हो या n माइनस 16 बराबर आपके पास 0 हो जाए। तो इस तरीके से अब आप देखो आपके पास या तो n बराबर 9 आएगा या n बराबर आपके पास 16 आ जाएगा। अब यहां पर समझ लेते क्या ये दोनों उत्तर सही होंगे या कोई भी एक उत्तर सही होगा। तो ध्यान रखें कभी भी कोई बहुभुज का सवाल आ रहा है तो उसमें जो छोटी वाली वैल्यू होती है वही सही होती है। तो इस तरीके से n बराबर 16 आपके पास नहीं आएगा, मतलब मैं यहां लिख भी देता हूं असंभव है, ये कभी नहीं होगा। तो n बराबर आपके पास जो 9 है वो सही उत्तर आएगा, अर्थात बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 होगी। अब हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि आखिर 9 क्यों सही हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये 9 ही क्यों हुआ, 16 क्यों सही नहीं हुआ, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक तरीके से जब आप इसको हल कर रहे हैं तो हल करते समय आपने तो बस ये लिखा था, अभी जब आप इसको समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से हल कर रहे हैं तो इसको थोड़ी पता है कि आपने ये कोण बहुभुज के कोण लिखे हैं, मतलब बहुभुज में संख्या क्या आएंगी। आप खुद सोचिए कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास बहुभुज की संख्याएं जो अगर देखो अगर आप नौवां पद निकालोगे, जैसे आप खुद सोचिए अगर मैं नौवां पद निकालूं इसका, तो मतलब T9 निकालूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 120 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो ये आ जाएगा T9। देखिए 120 प्लस 8 पंजे 40, तो 160 अंश आ जाएगा आपके पास। अब मैं 16वां पद एक बार निकाल के देख ले रहा हूं, तो 16वां पद क्या आ जाएगा 120 प्लस ये आपके पास हो गया 16 माइनस 1 गुणा डी, तो T16 देखिए आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 75, यहां पर देखिए आपके पास ये हो जाएगा 120 प्लस 75 मतलब 195। अब जैसे ही 195 अंश हुआ आप देखोगे कि कोण आपके पास
देखिए जो चतुर्भुज है वो अवतल चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि देखो कोण अगर मैं 195 अंश घुमाऊंगा तो ये बन गया होगा, लेकिन जब भी हम बहुभुज की हम जब भी बात करेंगे किसी भी बहुभुज की, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास कोण 180 से कम ही होने चाहिए थे। तो इस तरीके से आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, कहीं भी यदि आप देख रहे हैं बहुभुज में अगर कहीं भी आए आपके पास ऐसे दो आंसर, तो छोटा वाला आंसर ही आप ले लेते हैं। बहुभुज में या कभी रुपयों की बात आ रही है तब भी आप ऐसे छोटा वाला ही आंसर अपने पास लेंगे। अगर लेकिन संख्याओं की केवल बात आ रही है तो संख्याओं का तो देखिए कोई मात्रक नहीं होता, तो उसमें तो संख्या नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव, तो आपको दोनों आंसर लेने होते। लेकिन जब भी कोणों की बात आएगी या रुपयों की बात आएगी तो ऐसी जगह पर आपको ध्यान रखना होता है कि कोण एक हद से ज्यादा ना हो जाए, रुपए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए आपको वहां पर छोटे वाले आंसर ही लेने होते हैं।